बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और मार्केट प्रेशर में नजर आएगा आपको। निफ्टी, बैंक निफ्टी ऊपरी स्तरों से थोड़ा फिर से फिसलता हुआ नजर आएगा। हालांकि अभी तक डेज लो पर हम नहीं पहुंचे हैं, लेकिन ऊपरी स्तरों से बढ़त गवाई है। फार्मा स्पेस जो अभी तक अच्छा परफॉर्म कर रहा था, वहां पर भी आप देखिए तो ऊपरी स्तरों से थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। ब्रेंट देखिए, शुरुआत में वीरू जी हम 96 के आसपास इसका जिक्र कर रहे थे, अब 97 के ऊपर कामकाज कर रहा है ब्रेंट। और जिस तरीके से वेस्ट एशिया संकट अब गहरा रहा है, और भारत ने कहा भी है कि भारतीय स्टूडेंट्स को वहाँ से निकलने को लेकर, तो तमाम चीज़ें ख़राब नज़र आ रही है मार्केट को लेकर। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि अब कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होंगे। कल एक्सपायरी का दिन भी है, तो मार्केट को कैसे नेविगेट करेंगे, सब पे करेंगे चर्चा। स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ भी करेंगे डिस्कस। और मैं और वीरेंद्र जी रहेंगे आपके साथ इस शो में। वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। दिक्कत है, थोड़ी सी दिक्कत है, बट क्रूड 98 ये बाजार हजम नहीं कर पा रहा है। सब पे करेंगे बातचीत। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस। पश्चिम एशिया संकट गहराने से बिगड़ा बाजार का मूड। गैप डाउन के बाद रिकवरी की कोशिश हो रही है नाकाम। निफ्टी करीब 200 पॉइंट फिसलकर 23,150 के करीब। बैंक निफ्टी भी 450 पॉइंट नीचे। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी दबाव 7% से ज्यादा चढ़ा। डर का इंडेक्स इंडिया विक्स। मतलब शुरू में आज लगातार चौथे दिन भारी गिरावट, 1.5% ज्यादा फिसला इंडेक्स। साथ ही रियल्टी और ऑटो इंडेक्स में भी 1% ज्यादा की कमजोरी। वहीं एनर्जी शेयरों में भी तगड़ी मुनाफा वसूली, 4% ज्यादा गिरावट के साथ वादा के टॉप लूजर्स में शामिल हुए हिताची एनर्जी और GVTND। वहीं फार्मा और चुनिंदा FMCG शेयरों में हल्की खरीदारी। डॉलर इंडेक्स से मजबूती से गोल्ड सिल्वर की चमक पड़ी फीकी। MCX पर चांदी में 6,000 तो सोने में 2,000 रुपए से ज्यादा की गिरावट। वहीं वेस्ट एशिया जंग गहराने से कच्चे तेल में तेजी। ब्रेंट $98 के पार। क्रूड में उछाल से OMCs में 2% की तेजी। इंडिगो ने FY27 कमजोर रहने की जताई आशंका। कहा एयरक्राफ्ट्स की डिलीवरी में हो रही सकती है देरी। शेयर करीब 2% ज्यादा नीचे। हालांकि 2030 तक ग्लोबल एविएशन प्लेयर बनने का रखा लक्ष्य। 550 से ज्यादा विमान और 200 करोड़ 20 करोड़ यात्री क्षमता का रखा प्लान। 62 दिनों के बाद फिर ईरान इजराइल में छिड़ी जंग। IDF ने तेहरान की पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री समेत कई शहरों पर किया हमला। ईरान ने भी इजराइल के नेवातिम और तेल नौफ एयरपोर्ट पर किया हमला। भारतीय दूतावास की चेतावनी। ईरान से निकले भारतीय। आप देख रहे कमाई का अड्डा। प्रेशर में है मार्केट, और जिस तरीके से जो ये पूरा साल जिसके इर्द गिर्द घुमा है वीरेंद्र जी, जिस तरीके से ईरान इजराइल में फिर से जंग गहराती हुई और उसका असर ब्रेंट पर, ब्रेंट $98 के पार पहुंच गया है, और उसका असर भारतीय बाजार पर फिर से देखने को मिल रहा है। और अब देखें आप, जिस रिकवरी की बात कर रहे थे हम, वो थोड़ी फेल हो रही है। कल का इंपॉर्टेंट सेशन है, क्लोजिंग अभी बाकी है, 1.5 घंटा है। कैसे ब्रीच करें सर इस मार्केट को? कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो गए अब निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए? क्योंकि स्थिति थोड़ी गंभीर नजर आ रही है और ब्रेथ भी काफी खराब है आज मार्केट की। बिल्कुल, देखिए श्रेया, मैंने सुबह एक बात कही थी। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट 23067 इज क्रिटिकल। वो लो लगाया हमने। अगर हम उस लो को सेव करते हैं देन अ रिवर्सल इज पॉसिबल। बट कहाँ तक? आप सुबह को के व्यू को सुनिएगा, मेरे बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल व्यू था। RS1 इज क्वाइट फार, बट पोस्ट गैप डाउन 300 अंकों के गैप डाउन के बाद हमारा रेजिस्टेंस कन्वर्ट हो जाएगा 23250 एंड 330, यानी पिछले सेशन की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी। और निफ्टी का इंट्राडे हाई देखिए, दैट्स ऑलमोस्ट 267। रेजिस्टेंस में छोड़ दीजिए, मैंने क्या कहा था, गैप डाउन के बाद आपका पिछले सेशन का जो हमारा पॉलिसी डे का स्विंग लो था, वो हमारा रेजिस्टेंस कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? इसके पीछे एक टेक्निकल रीजन है। परसों यानी कल एक्सपायरी भी है,
तो एक 200 पॉइंट के पुलबैक के बाद ये लाजमी है कि कुछ कॉल राइटर्स भी आएंगे, तो कॉल राइटर्स ने एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप ले लिया। मैं अभी भी नहीं कह रहा हूं कि ये सेशन कोलैप्स हो जाएगा, मैं अभी भी नहीं कह रहा हूं। आप जरा ऑप्शंस के स्टैट्स लिखाइए 12 बजे वाले, शायद 23,200, 23,300, 23,400 पे कॉल राइटर्स आ गए हैं एक्सपायरी के, और नीचे 23,100, नीचे 23,000 और नीचे 22,900। इन 3 स्ट्राइक्स पे लुक एट 23,200, 1,37,00,000, लुक एट 23,300, 1,44,00,000, और यहां पे पुट्स देखिए, इन दोनों पुट्स में लगभग 3.5 करोड़ पुट खड़ी हैं। यानी ये लाइकली है कि निफ्टी इसी रेंज में रहे 23,060-70 के ऊपर, बट बिलो 23,250। कोई लॉजिकल ट्रेड नहीं है मेरे ख्याल से। दिस इज फ्रैंकली स्पीकिंग फॉलिंग इन द ग्रिप्स ऑफ ऑप्शन राइटर्स, जो इस रेंज के ऑप्शन राइटर्स हैं। लेकिन अगर आपने सुबह एक बाय ट्रेड लिया तो ठीक है, बट शायद दिक्कत ये है ना, जो बातें आपने कही, आई मीन क्रूड एट 98, सुबह जब हम बात कर रहे थे क्रूड वॉज एट 96, इट्स नॉट 98। ईरान ने स्ट्राइक किया, यूएस ने मना किया फर्दर स्ट्राइक्स नहीं होंगे, इजराइल स्ट्राइक्स ना करे, इजराइल ने करी उसके बावजूद। अब आप ये देखिए, अभी कुछ देर पहले इंडियन एम्बेसी इन ईरान, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है कि सभी भारतीय जो है वो ईरान छोड़ें। ये अपने आप में अगर आप देखें एक बड़ी नेगेटिव डेवलपमेंट है। आई थिंक ये हमको आज रात के लिए, अगली रात के लिए, अगले 2 दिन के लिए बड़ा स्केप्टिकल कर रही है, एंड स्पेशली जब क्रूड 98 स्ट्राइक कर रहा है। कन्विक्शन कि यहाँ से बाजार बहुत अच्छा चलेगा कम है श्रेया, बट मैं ये कहूँगा श्रेया, अगर रात को मान लीजिए कुछ हो ही गया, कल फिर 300 पॉइंट का गैप डाउन हो गया तो क्या करेंगे? तो कोई ट्रेड लेके नहीं जाएंगे, बट इट सीम्स श्रेया कि 23,060-70 हम होल्ड कर लेंगे अगर क्रूड यहाँ भी रहा 9750, और एज ऑफ नाउ 23,300 के नीचे रहेंगे। एटलीस्ट आज की इस क्लोजिंग का सेशन का ये जो सेटअप है वो यही कह रहा है श्रेया। नॉट एनी फर्दर फायरवर्क्स या फिर कोलैप्स पॉसिबल है। कोलैप्स तभी पॉसिबल है श्रेया अगर हमें या तो वो गैप डाउन के साथ मिल जाए कल, या फिर अभी स्क्रीन पर ही हम अगले 1 घंटे में क्रूड पे कोई बड़ा लेवल देख लें, 99, 100 इसको पार कर दें, देन ए कोलैप्स इज पॉसिबल। अदरवाइज इट लुक्स लाइक दैट कि हम 23,100 के ऊपर और 23,250 के नीचे रहेंगे श्रेया। ये तो निफ्टी पे व्यू हो गया वीरेंद्र जी, लेकिन बैंक निफ्टी जो कि थोड़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा था निफ्टी की कंपैरिजन में, और इसका क्रूड का बढ़ना नेगेटिव इम्पैक्ट निफ्टी पे उतना ही, बैंक निफ्टी पे उतना ही पड़ता है। देखिए किस कदर वॉलेटाइल हुआ है, लेकिन फिर भी निफ्टी की कंपैरिजन में वीरेंद्र जी देखें तो बैंक निफ्टी थोड़ा कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी पर क्या आउटलुक होगा, यहाँ कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है जो जहाँ पर ध्यान रहना चाहिए, और फिर बैंक निफ्टी को कैसे अप्रोच करें? देखिए श्रेया, मैंने लगभग 9:30 पे आप स्क्रीन पे तब भी ये बात कही थी कि है ना 54,100 और 53,800 ये जोन सपोर्ट के तौर पे काम कर जाएगा। सुबह भी लेवल 1 था यही। मैं सुबह निफ्टी बैंक को लेकर नेगेटिव बिल्कुल नहीं था। मैं अभी भी यही कह रहा हूं कि मैं निफ्टी बैंक पे तब तक नेगेटिव नहीं होऊंगा जब तक कि ये 53,700 और 53,500 के जोन को डिसाइसिवली वायलेट कर दे, तब तक नहीं होगा। बेस 1 काम कर गया, और मैंने एग्जैक्टली स्क्रीन पे यही बात बोली थी कि उस टाइम दिखाया था मैंने OI कि 54,500 की कॉल का बिल्डअप बहुत स्ट्रांग हो गया है, बहुत स्ट्रांग हो गया है, एंड इट सीम्स डिफिकल्ट टू क्रॉस 54,450 एट दैट टाइम, और वही गया और वहां से कोलैप्स हो गया। शायद इसमें भी कोई बहुत लॉजिकल ट्रेड है नहीं। आई मीन ठीक है, निफ्टी बैंक स्ट्रांग है, रेजिलियंस दिखा रहा है अगेंस्ट ऑल ऑड्स। बड़े अगर आप देखें स्टेप्स के, कुछ देर में हम बातचीत करेंगे वीपीएनबी के मैनेजमेंट उसके बारे में, अच्छा रेजिलियंस दिखा रहा है, बट 98, 99 के क्रूड के अगेंस्ट ऐसा कह देना कि ये 1000 पॉइंट का मूव यहां से दे देगा, मेरे पास वो कन्विक्शन नहीं है। अभी के आप ऑप्शन स्टैट्स देखिए श्रेया, 54,000 पे पुट राइटिंग है, 53,800 पे पुट राइटिंग है, 53,500 पे पुट राइटिंग है। ये इंडिकेट कर रही है कि हम माइट भी 53,800 को वायलेट नहीं करेंगे, हम उसको सिक्योर करके रखेंगे। लुक एट 53,500 6.25 लाख, लुक एट 53,800 लगभग 1 लाख। तो इस जोन में पुट राइटर्स खड़े हैं, बट अभी के लिए कैप, अभी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है 54,400, 54,500। वहीं पे आपका 20 डेमा है, वहीं पे आपका कॉल राइटर्स है। मेरे ख्याल से श्रेया, अगर मैं अंतिम इसमें अगर आप देखें एक लाइन जोड़ूँ ना, फॉर बोथ इंडस्ट्रीज निफ्टी बैंक, अगर आने वाले कुछ सेशंस में हम निफ्टी पर 23,100 बचा के ले जाएं और बैंक निफ्टी पर 54,000 बचा के ले जाएं, तो भी आप कहेंगे कि हम गंगा नहा लिए। बट चीज़ें यहाँ से और ख़राब हुई, देन मेरे ख्याल से 23,000 को सिक्योर करना या फिर 53,500 को सिक्योर करना मुश्किल हो जाएगा। टिल द टाइम अभी भी क्रूड 98, 97 की ट्रैजेक्टरी में वी आर सेफ इनफ। श्रेया,
ये जो डेडली कॉम्बिनेशन है रुपए का और साथ ही ब्रेंट का, ये अक्सर मार्केट पर भारी पड़ता है। और देखिए जिस तरीके से रुपए में कमजोरी, एक बार वो फिर से रखेंगे स्क्रीन पर, डॉलर रुपए किस तरीके से कामकाज कर रहा है, रुपए में कमजोरी और साथ ही ब्रेंट 98 के आसपास। ये डेडली कॉम्बिनेशन भारतीय बाजार पर नेगेटिव होता है, इनफैक्ट पूरे मार्केट पर ये नेगेटिव असर डालता है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है मार्केट में, वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत करूंगी आज गिरने वाले स्टॉक्स के साथ। सबसे ज़्यादा जहां पे डेंट पड़ता हुआ नजर आया आपके स्क्रीन पर आएगा, और सिर्फ आप फार्मा और हेल्थ केयर स्पेस को छोड़ दे तो सभी स्पेस बैकफुट पर थे। आईटी तो था ही, विप्रो 7.5% नीचे। इटर्नल पिछले कुछ सत्रों से कोशिश कर रहा था चढ़ने का, लेकिन जिस तरीके से बाजार का मूड माहौल है 3% ये टूटा। इंटरग्लोब एविएशन एनालिस्ट मीट थी 2000 फाइनेंशियल 27 का आउटलुक कमज़ोर दिख रहा है, तो उस खबर के बाद टूट गया 2.5%। इसने भी लूजर्स में अपनी जगह बनाई है। और श्रीराम फाइनेंस आपको बैकफुट पर नजर आएगा, 2.5% के करीब करीब गिरता हुआ। पूरा फाइनेंशियल स्पेस नीचे है। गोल्ड फाइनेंसिंग स्टॉक्स देखिए जिस तरीके से गोल्ड और सिल्वर में गिरावट आई है। मुथूट फाइनेंस 5% वायदा का टॉप लूजर बना हुआ है। पिछले कुछ सत्रों से जो स्टॉक्स चल रहे थे पावर इक्विपमेंट स्टॉक्स, वहां पर मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। जीई वर्नोवा आपको नीचे दिखेगा 5%। हिताची एनर्जी शानदार परफॉर्मेंस रही है, लेकिन मुनाफा वसूली का शिकार अगेन आज 4% नीचे। और स्विगी भी, इटर्नल और स्विगी दोनों बैकफुट पर 3.5% नीचे, वायदा का टॉप लूजर। खराब मार्केट में भी कुछ हेल्थ केयर और हॉस्पिटल स्टॉक्स और फार्मा स्टॉक्स चल रहे हैं। मैक्स हेल्थ केयर और अपोलो हॉस्पिटल नजर आएगा आपको निफ्टी गेनर्स में, जहां पे 1.5% की तेजी है अपोलो में। मैक्स हेल्थ केयर 3% ऊपर। पारगेट चढ़ा है आज, ये भी ट्रांसमिशन का एक बड़ा काउंटर है, तो करीब करीब 1.5% ऊपर। और नेस्ले एफएमसीजी पैक की कुछ चुनिंदा काउंटर्स आपको ऊपर नजर आएंगे, तो 1.5% ये ऊपर। अगेन फोर्टिस हेल्थ केयर, एल्केम लैब हेल्थ केयर स्पेस से 2.5-3% ऊपर। प्रीमियर एनर्जीज, इसमें अच्छी खासी स्ट्रेंथ पिछले कुछ सत्रों से लगातार इसने आउट परफॉर्म किया, 1% ऊपर आज भी। और एमसीएक्स बीएससी जैसे स्टॉक्स आज परफॉर्म कर रहे हैं, तो एमसीएक्स 2% ऊपर नजर आएगा आपको। अच्छा आगे बढ़ते और कार्यक्रम का क्रम समझ लेते हैं कि आज शो में होगा क्या। तो फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे SMIFS के शरद अवस्थी जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, राजेश पालविया, पंकज रांधड़, शिल्पा राउत, अरुण कुमार मंत्री और सोमिल मेहता जी से। 2:20 पर मनीषा बताएंगे आपको कि क्रूड में उछाल क्यों है, तो वही मेटल की चमक फीकी क्यों पड़ी। साथ ही होर्मास से ईरान इजराइल युद्ध का ताज़ा अपडेट लेंगे। 2:30 बजे कॉर्पोरेट स्कैन में हमारे साथ पंजाब नेशनल बैंक के MD and CEO अशोक चंद्रा जी जुड़ेंगे। 2:40 पर नुपुर बताएंगे कि आज इंडिगो का शेयर क्यों फोकस में है। 2:50 पर आशीष बताएंगे कि NSE ने क्या नया कीर्तिमान बनाया। 2:55 पे बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे DR चोकसी फिनसर्व के MD देवेन चोकसी जी। 3:10 पर वीरेंद्र जी समझेंगे कल के लिए स्ट्रैटेजी। 3:15 पे नुपुर बताएंगे डीलर्स रूम चेक। साथ ही 3:20 पर हम लेंगे BTST या STBT कॉल्स। चलिए, तो आपने शेयर से अगर आप देखें पूरे कार्यक्रम का क्रम और ट्रेंडिंग स्टॉक्स को समझा, अब एक काम करते हैं, पैनल से बातचीत करते हैं। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड क्या रहेगा सर इस वक्त का? गुड आफ्टरनून टू यू। मेरे ख्याल से शॉर्ट होना चाहिए और शॉर्ट रहेगा DLF काफी वीक नजर आता है। रियल एस्टेट में वीकनेस है, ट्रेड करें 565-66 पर, लगाएंगे स्टॉप करीब 570 का। 4-4.5 रुपए का स्टॉप है, ज्यादा नहीं है। डाउन साइड टू 558 पॉसिबल है। DLF वीक। DLF वीक है और बिकवाली की राय गाबा सर की तरफ से आती हुई 2.5% नीचे आज के सेशन में। पूरा DLT पैक 1.5% नीचे है। अरुण जी गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड इस वक्त की? जी श्रेया जी, गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून टू द पैनल। श्रेया जी, न्यू फिनटेक कंपनीज में एक वीकनेस नजर आ रही था। स्विगी में एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है। 248 के नीचे ब्रेकडाउन कंफर्म चार्ट पे दिख रहा है, तो 244 के आसपास चल रहा है। फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूँ, तो स्विगी को शॉर्ट करके चल सकते हैं। 249 का स्टॉप लॉस लगा के जून फ्यूचर को शॉर्ट करें। 233 तक के टारगेट्स मुझे लग रहा है स्विगी के जून फ्यूचर्स में देखने को मिल सकते हैं, तो पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से स्विगी को सेल करके चल सकते हैं। ओके, स्विगी 242 पे आपका शॉर्ट कॉल है ना? मेरे ख्याल से स्विगी की ये इस दौर की नई लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी है। लुक एट अनवाइंडिंग जनाब, करीब है। हाँ यस, 2 करोड़ शेयर अनवाइंड हुए यहाँ पर। ह्यूज ह्यूज ह्यूज। शिल्पा जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? हाँ मैंने सुन लिया। शिल्पा जी आपका ट्रेड? जी वीरेंद्र जी, आवाज ठीक है? सॉरी डिस्कनेक्टेड था।
अभी के लिए मेरा बाइस रहेगा अदानी पावर में। ये हमारे टेक्निकल और डेरिवेटिव्स दोनों के डेस्क से आज रहे लॉन्ग के। थोड़ा पोजिशनल प्ले है, 220 के स्टॉप लॉस है, इसमें लॉन्ग रहना है फॉर टारगेट्स ऑफ 245। अदानी पार शिल्पा जी को पसंद आ रहा है, हालांकि ऊपरी स्रोत से इसने भी बढ़त गवाई है। आज तो रिपोर्ट्स जो थी ब्रोकरेजेस की वो भी काफ़ी बुलिश और शिल्पा जी को भी पसंद आ रहे हैं, खरीदारी की राय इन स्तरों पर। पंकज जी गुड आफ्टरनून, बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून श्रेया जी, वीरेंद्र जी एंड ऑल द को पैनलिस्ट। श्रेया जी देखिए, क्रॉम्पटन के ऊपर नजरें हैं। पिछले 3-4 दिनों से कॉन्स्टेंटली 200 डेमा के नीचे काउंटर ट्रेड कर रहा है। आज सिग्निफिकेंटली इसने स्विंग लो भी ब्रेक किया हुआ है, तो एक बिकवाली की सलाह रहेगी। आरएसआई नेगेटिव डाइवर्जन के साथ में 260 में इसमें बिकवाली की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस बेहद छोटा रखना है, 263 1% जितना। नीचे में टारगेट मुझे लगता है 254 250 तक के टारगेट्स विटनेस हो सकते हैं। आज और कल के सत्र के अंदर देखना होगा इसे। क्रॉम्पटन शॉर्ट है। पंकज जी ताज़ा हवा भी नहीं आने देंगे, क्रॉम्पटन सेल कर दिया आपने 260 पे। सोमिल जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा ट्रेड होगा बीपीसीएल पर। बीपीसीएल में अगेन एक कंसोलिडेशन नीचे टूटा है। कुछ समय से ये एक ब्रॉड रेंज में ट्रेड कर रहा है, लेकिन इस समय फिर से एक कंसोलिडेशन नीचे तोड़ के फिर से लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन बनना शुरू हुआ है। मुझे लगता है कि ये एक शॉर्ट टर्म ट्रेड अगेन नीचे की तरफ हो सकती है। मीडियम टर्म में भी ये ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखेंगे अराउंड 295 पर, और नीचे में मेरे टारगेट्स होंगे 273। बीपीसीएल यहाँ पे भी बिकवाली की राय, तो मात्र एक बाई साइड की ट्रेड आई है। रिकैप करती हूँ थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या हुआ आपका इस मार्केट में वो समझ लेते हैं शरद जी से। शरद जी, बस आपकी ही बातों में पॉजिटिविटी होगी शायद आज। बताइए, गुड आफ्टरनून टू यू। जिस कदर मार्केट है, कौन सा स्टॉक पसंद आ रहा है आपको? गुड आफ्टरनून। मुझे लगता है गैस अथॉरिटी एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट है इन लेवल्स पे। कंपनी देश की जानी मानी गैस पाइपलाइन कंपनी है, प्लस ट्रांसमिशन है, गैस मार्केटिंग हो गई, पेट्रोकेमिकल हो गया, सीजीडी हो गया, रिन्यूएबल्स भी नई अपॉर्चुनिटी की तरह वो देख रहे हैं। तो हमें लगता है आने वाले समय में जिस तरीके की सरकार की नीतियां हैं कि गैस को 6% ऑफ फ्यूल मिक्स से 15% तक ले जाना है, उसका फायदा गैस अथॉरिटी को होना चाहिए। यूएस से गैस सप्लाई इम्प्रूवमेंट की उम्मीद है, इस साल के एंड से काफी तेजी से वो इम्प्रूव होनी चाहिए। तो हमें लगता है उसकी वजह से प्राइसेस काफी सबड्यूड रहेंगे, जिसका फायदा ऑब्वियसली ज्यादा यूजेज वगैरह पे होगा। तो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में इनकी एक डोमिनेंट पोजीशनिंग है, लगभग 70% पाइपलाइन में हिस्सा इन्हीं का है, कुछ स्टेबल बिजनेस है। तो हमें लगता है आने वाले 1, 2, 3 साल आसानी से कंपनी 8-9% जैसी CAGR रजिस्टर करेगी। तो अगले साल हम ये उम्मीद करें कि कंपनी 15 रुपए के आसपास की अर्निंग डिक्लेयर करेगी। जब 50% जैसा पे आउट होता है, तो मुझे लगता है 4-1% जैसी डिविडेंड यील्ड भी बैठ जानी चाहिए। और 15 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। लगातार बड़े कैपेक्स भी कंपनी कर रही है, जिसका फायदा भी आने वाले समय में मिलना चाहिए। तो थोड़ा बहुत ROC में अगर इम्प्रूवमेंट होता है, तो वो एक एडेड ट्रिगर हो सकता है रीरेटिंग के लिए। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 15 के आसपास का मल्टीपल आसानी से मिल जाना चाहिए। तो 225 रुपए के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से गेल। ओके, बिल्कुल ठीक है। गेल अच्छा लग रहा है शरद जी को, फंडामेंटली काफ़ी साउंड नज़र आ रहा है और लंबी अवधि की नज़रिए से आप इसे देख सकते हैं। रिकैप कर देती हूँ, टारगेट और स्टॉप लॉस देख लें। गाबा ने DLF चुना है, बिकवाली की राय, रियल्टी पैक में काफ़ी कमज़ोरी और 558 के नीचे के टारगेट देख रहे हैं वो, 570 का स्टॉप लॉस लगाना है। अरुण जी कह रहे हैं स्विगी में बिकवाली करके चलेंगे क्योंकि काफ़ी प्रेशर में वायदा का टॉप लूजर बना हुआ है स्विगी। 233 के नीचे के टारगेट है और 249 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। शिल्पा जी, एक लौता ये बाई साइड का ट्रेड आया है शिल्पा जी की तरफ से अदानी पार पर। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स ने अच्छी खासी तेज़ी दिखाई है आज, हालांकि मुनाफा वसूली लेकिन ठीक नज़र आ रहा है लेवल्स पर खरीदारी के लिए। तो 245 के लिए देख लिए, 220 का स्टॉप लॉस शिल्पा जी की तरफ से आता हुआ। पंकज जी कह रहे हैं क्रॉम्पटन यहाँ पे बिकवाली करेंगे, यहाँ पे प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो 273 का नीचे का टारगेट है। हाँ माफ़ कीजिएगा, तो 254 250 नीचे का टारगेट है, 263 का स्टॉप लॉस लगाना है। सोमिल जी कहने कि BPCL में काफ़ी प्रेशर है तो यहाँ पे बिकवाली करें, और शुरुआत से ही यहाँ पर बिकवाली की कॉल आई है, हमारे पैनल द्वारा सुझाया गया है। 273 के नीचे के टारगेट है, 295 का स्टॉप लॉस लगाना है। और आखिर में शरद जी ने फंडामेंटल आइडिया में गेल चुना है, जो मीडियम से लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से गेल पसंद आ रहे, तो ध्यान रखिएगा
इस पर्टिकुलर स्टॉक पर। कुछ और काउंटर्स डिस्कस करते हैं। फिलहाल एक आध स्पेस जहां पर अच्छी स्ट्रेंथ, दैट इज़ हेल्थ केयर और फार्मा स्पेस। इसके अलावा अगर आप देखें तो चुनिंदा एफएमसीजी काउंटर्स में भी थोड़ी बहुत खरीदारी होती हुई नजर आई है। स्टॉक स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं जहां पर स्ट्रेंथ है, मैक्स हेल्थ केयर डेज हाई पर ऑलमोस्ट कर रहा है परफॉर्म। एक बार भारतीय एयरटेल रखिए स्क्रीन पर। भारतीय एयरटेल आज 1% ऊपर, और पिछले 2-3 दिन पहले मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी, काफ़ी बुलिश रिपोर्ट थी। एयरटेल मनी की आईपीओ को लेकर गहमा गहमी है और भारतीय एयरटेल लगभग इस कमजोर मार्केट में इनफैक्ट अगर आप देखें तो लगभग 0.25% अप है। शरद जी, भारतीय एयरटेल काफ़ी प्रेशर में रहा है पिछले कुछ महीनों से, इन्वेस्टर्स का पेशेंस टेस्ट कर रहा है भारतीय एयरटेल। आज कमजोर मार्केट में भी स्ट्रेंथ नजर आ रही है, क्या व्यू बन रहा है भारतीय एयरटेल पर? देखिए, मुझे लगता है काफी डिसेंट रन अप स्टॉक ने पिछले कुछ समय में देखा है। तो पिछले साल भर लगभग स्टेबल सा है, ज्यादा कुछ मूवमेंट आई नहीं है। नैरो बैंड में ट्रेड कर रहा है 200-400 रुपए के। तो मुझे लगता है अभी वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखते हैं तो अगले साल आप उम्मीद कर रहे हैं 30-31% ग्रोथ आएगी, 60-65 रुपए के आसपास की अर्निंग आनी चाहिए। तो 30 टाइम पे लगभग ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। तो एक साल में तो शायद बहुत ज्यादा अपसाइड खोजना आपके लिए मुश्किल हो जाए, लेकिन अगर आप इसको 2 साल में एक्सटेंड करते हैं तो मुझे लगता है 28 में भी ग्रोथ रेट्स वगैरह ठीक रहनी चाहिए। आरपू इम्प्रूवमेंट की एक ग्रेजुअल स्टोरी है अक्रॉस, और एफटीटीएच वाला पेनिट्रेशन एक एडेड एडवांटेज है। जैसा आपने बोला, एक आधी सब्सिडियरी की लिस्टिंग अगर होती है तो वो एक एडेड एडवांटेज है। तो मुझे लगता है अगर आप थोड़ा अपना होराइजन एक्सटेंड करते हैं, साल भर में तो शायद पैसा बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, अनलेस एंड अनटिल एकदम ऑप्टिमल वैल्यूएशन पे ट्रेड करे। तो मुझे लगता है फिर हो सकता है आपको 40 के आसपास का मल्टीपल मिले तो 2100-2200 तक के टारगेट्स बन सकते हैं। बात ही चल रहा है 18-12 पे आपका, अगर आप देखें व्यू इस बीच कुछ स्टॉक्स जो कि इंडेक्स के लिए एक थोड़ा सा अगर आप देखें खतरा है इस वक्त एचडीएफसी बैंक को देखिए 735-85 पे। 2 हैवी वेट्स अगर आप निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स को देखिए, उसमें रिलायंस और रिलायंस पे एक ब्रेकडाउन है, और दैट्स एचडीएफसी बैंक जो कि करीब आप समझिए 2 अप्रैल के अपने स्विंग के लो को तोड़ने को बिल्कुल मेरे ख्याल से एक तरीके से अग्री है। आपका व्यू क्या कहता है सौमिल इस पे, एचडीएफसी बैंक पर? अगर ये 730 वैलेट हुआ तो निफ्टी बैंक पर कितना प्रेशर डालेगा, और इटसेल्फ इसका क्या टारगेट होगा नीचे का? at this point of time definitely एक डाउन ट्रेंड में है HDFC बैंक। however ये एक ट्रेंड लाइन को होल्ड करके रखे हैं for some time actually। 3 या 4 हफ्ते से ये ट्रेंड लाइन को होल्ड करके रखा है, विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर द स्टॉक। मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेट होना चाहिए। अगर ये HDFC बैंक 725 के नीचे क्लोजिंग दे देता है, देन द नेक्स्ट लेवल वुड बी 678, एंड उसके नीचे और एक लेवल 630 तक ये स्टॉक फिसल सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर ये टाइम वाइज करेक्ट होगा, एंड फॉर सम टाइम मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ये इन द वेरी शॉर्ट टर्म गिर जाएगा। और ये 725 का जो लेवल है वो बहुत ही क्रूशल रहेगा। ऊपर में जो रेजिस्टेंस इस समय बन रहा है वो अराउंड 766 एंड 791 पे है। तो ये रेंज में समझता हूँ कि यही रेंज में ये स्टॉक ट्रेड करता रहेगा। ओके, एक रेंज में एचडीएफसी बैंक रहेगा। फिलहाल तो डेज लो पर है, 1.5% की करीब यहाँ पर गिरावट। साथ ही रिलायंस का जिक्र किया अभी वीरेंद्र जी ने, 52 वीक लो के आसपास कामकाज कर रहा है। हैवी वेट मार्केट पर प्रभाव डाल रहा है, जहां पर भारी बिकवाली देखने को मिल रही है। इंपॉर्टेंट अपडेट जो जिस वजह से आज मार्केट में प्रेशर देखने को मिल रहा है वो है ईरान और इजराइल के बीच में घमासान। अच्छा, ईरान और इजराइल के बीच में फिर से लगातार जंग तेज हो गई है। दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहे हैं। अब इन सब का असर बाजार पर साफ दिखाई दे रहा है, जहां एक तरफ फिर से कच्चा तेल $100 की तरफ बढ़ता दिख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सोने चांदी से लेकर पूरे मेटल पैक में दबाव है। इन्हीं दोनों पर और अपडेट लेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। मेरे साथ हरमाज और मनीषा जी जुड़ते हुए। हरमाज जी, पहले आपके पास आना चाहूँगी। गुड आफ्टरनून टू यू। आपके चेहरे पे स्माइल है लेकिन भारतीय बाजार पे बिल्कुल भी नहीं। जिस तरीके से ये समीकरण बन रहे हैं अब फिर से ईरान इजराइल में ये तनातनी, कैसे देख रहे हैं? ताज़ा अपडेट क्या है? अब अपडेट्स किसी भी लिहाज से अच्छे तो नहीं है श्रेया। गुड आफ्टरनून आपको भी। और जिस तरह से डेवलपमेंट्स पिछले 3-4 घंटों के हुए हैं उससे ये कहना तो लाजमी है कि किसी भी तरह से
सीज फायर के आसार, डी एस्केलेशन के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वीकेंड पर भी जब इजराइल ने ईरान पर हमले किए थे और ईरान ने जवाब में ये कहा भी था कि अब जाकर के हमारी सेना के हाथ खुले हैं क्योंकि लगातार सीज फायर का उल्लंघन हुआ है, तो हम हमारी तरह से जवाब देंगे। और अभी भी जो है ईरान ने ये कहा है कि अगर उनके एनर्जी एसेट्स पर हमले जारी रहे तो जो रीजनल एनर्जी एसेट्स है वो अब एक वैलिड टारगेट बन जाएंगे। ये बात उन्होंने पहले भी कही थी और ये बात उन्होंने आज फिर से दोहराई है। एएफपी के हवाले से ये खबर आई है कि तेहरान में एक बहुत बड़े धमाके की खबर है, एएफपी के हवाले से ये न्यूज़ है। और आईडीएफ ने भी ये कहा है कि उन्होंने एक लार्ज स्केल स्ट्राइक ईरान के डिफेंस सिस्टम पर जो है इस वक्त के लिए समाप्त की है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने इस बात की भी चेतावनी दी है कि ये ईरान पर जो ऑपरेशंस चल रहे हैं वो कई दिनों तक चल सकते हैं और एक लार्ज स्केल रिजर्व मोबिलाइजेशन की तैयारी इस वक्त इजराइल पे चल रही है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा भी था कि वो बेंजामिन नेतन्याहू से बात करेंगे, उनसे कहेंगे कि ईरान के हमले का जवाब ना दे। और ईरान जो है उन्हें भी एक सुझाव दिया था कि आपने भले ही मिसाइलें दागी हो, ठीक है, आपका काम खत्म हुआ, अब जाकर के आप फिर से नेगोशिएटिंग टेबल पर आइए और डील करिए। जबकि ये तो साबित हो रहा है कि इजराइल ने डोनाल्ड ट्रंप की बातों को सीरियसली नहीं लिया है। साथ ही साथ हाउथी जो कि उनके एक और आतंकी संगठन है यमन में, वहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि रेड सी में इजराइल के किसी भी तरह के जहाज़ को घुसने नहीं दिया जाएगा। एक कंप्लीट बैन की तैयारी वो वहाँ कर रहे हैं। और इजराइल ने आज सुबह एक उनका जो माशहर पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर ईरान के लगभग 35 से 40% क्रूड की रिफाइनिंग होती है, वहाँ पर कई सारी जगहों पर हमले किए हैं, तो वहाँ पर नुकसान की खबर आई है। तो इन सभी डेवलपमेंट से एक तो बात जाहिर है कि पिछले हफ्ते तक जो डी एस्केलेशन की बातें चल रही थी, अब वो मामला से डी निकल चुका है, अब ये एस्केलेशन पे चल रहा है। आगे चल के अब देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की इस पर क्या रिएक्शन होगी। मैं हॉर्मोज इसी पे आने वाला था। पिछला स्ट्राइक जो मार्च में हुई थी हॉर्मोज, और उसमें क्या अंतर है? इस वक्त आपके पास एक अनकंट्रोल्ड इजराइल है ना। दूसरी चीज़ है आपके पास इस वक्त इस युद्ध से अब तक यूएस बाहर है, जिसका एग्रीमेंट इस स्ट्राइक्स में इन्वॉल्व नहीं है। इसको आप कैसे देखते हैं? अगर आप देखिए दो चीज़ें, और इनफैक्ट थर्ड चीज़ और जोड़ दूँ मैं, अ फुली प्रिपेयर्ड एंड मोर प्रिपेयर्ड ईरान दिस टाइम। इन तीनों चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? ये तीनों बातें पहले एक के बाद एक वन बाय वन आते हैं इन सभी चीज़ों पर। ईरान की अगर आप बात करें तो ईरान पहले से ही इस बात को लेकर के प्रिपेयर्ड था। पहले तो उन्होंने अगर यूएस ये सोच रहा था कि 4 दिनों में वेनेजुएला की तरह मामला निपट जाएगा तो वो गलती उनकी थी। ईरान ने लगभग कई दशकों से ये प्लान बनाकर रखा हुआ था कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये हम करने वाले हैं। और ये बात उन्होंने पहले भी कही थी कि हम पर अगर हमला हुआ तो हम उसका जवाब उतनी ही अग्रेसिवली देंगे जितनी अग्रेसिवली हम पर हमला हुआ है। और ये जो 2 महीने का सीज फायर था उसमें भी उन्होंने अपने आप को रियाम किया होगा, फिर से तैयारियां की होंगी, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाजा तो था ही कि इजराइल ना यूएस दोनों ही कोई चुप बैठने वाले हैं नहीं। दोनों को वक्त चाहिए था कि वो अपने आप को भी रियाम कर सके। और अब जाकर के जो है इजराइल ने जब डोनाल्ड ट्रंप की बात को नकारा है, उनकी जो अपील को नकारा है, उससे ये तो साबित होता है कि इजराइल इस वक्त जो है अपनी तरह से हमले कर रहा है, अपनी तरफ से हमले कर रहा है। लेकिन ईरान ने भी ये बात साफ कही है कि बिना यूएस के कोऑर्डिनेशन के, बिना यूएस की इजाज़त के ये हो नहीं सकता कि इजराइल जो है ईरान पर हमले कर सके। यूएस अपनी तरफ से एक पोस्चरिंग करने की कोशिश कर रहा है कि देखिए हम तो जंग नहीं चाहते, लेकिन अब अगर इजराइल अगर जंग कर रहा है तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का भी अंदाज़ा है कि यूएस में अभी भी गैसोलीन प्राइसेस जो है काफ़ी ज़्यादा है, महंगाई का आंकड़ा जो बुधवार को आने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़कर आने वाला है। और इन सभी का असर जो है नवंबर में जो मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं उस पर साफ जाहिर होगा, उसका असर जो है उन पर साफ पड़ेगा। तो अब मामला ये हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी तरह से एक युद्ध विराम करने की कोशिश कर रहे हैं, एक डील करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो कह तो रहे हैं कि आई कॉल द शॉट्स, मगर इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि वो शॉट्स तो कॉल आउट नहीं कर रहे हैं। बॉल अब जो कि वो समझ रहे थे यूएस के कोर्ट में है, पहले भी ईरान के कोर्ट में था, अभी भी ईरान के कोर्ट में है। राइट, शुक्रिया हॉर्मोज। और इस पर और अपडेट लेते रहेंगे आप पर, क्योंकि बड़ा नेगेटिव डेवलपमेंट है ये भारतीय बाजार के लिए भी। मनीषा जी, इसका सीधा असर हम देखते हैं ब्रेंट क्रूड पर। अप्रैल में हमने $120 प्रति बैरल तक का पीक देखा था, क्या फिर उस दिशा जा रहा है? अब 98 पर, हम सुबह 96 के आसपास का बात कर रहे थे, अब 98 पर है। ब्रेंट क्रूड पर इसका असर, और साथ ही मेटल भी आज बहुत प्रेशर में है।
जी, क्रूड से पहले यहाँ पर शुरुआत करते हैं और हॉर्मस ने पूरा डिटेल तो आपको बताया ही, लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज़ है जो कच्चा तेल यहाँ पर देख रहा है और वो ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। अगर ये वॉर चलती रहती है, क्योंकि अब हम 3 साल से रशिया यूक्रेन देख रहे हैं, अगर यहाँ पर भी सिर्फ एक रीजनल वॉर चलती तो बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम मिडल ईस्ट की बात कर रहे हैं और 11 मिलियन बैरल प्रति डे यहाँ पर बंद है, ब्लॉकेड के पीछे है, जो वर्ल्ड के लिए नहीं आ रहा है। वो एक प्रीमियम यहाँ पर बाजारों में लगातार बनता हुआ दिखा है। $20 का प्रीमियम ऑलरेडी है, बिकॉज 70 पे थे हम वॉर से पहले, अब हम 90 और 95 और 100 के आसपास हैं, तो वो सारा का सारा प्रीमियम मार्केट्स में है। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये भी है कि चाइना की डिमांड कमज़ोर है, 3.5 मिलियन बैरल प्रति डे की हमने यहाँ पर डिमांड में गिरते हुए देखी। अगर चाइना की डिमांड स्ट्रांग रहती तो क्रूड आज 100 के ऊपर लगातार बना रहता। दूसरा ये कि मार्केट्स को एज ऑफ नाउ यहाँ पर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से और ग्लोबल इन्वेंट्रीज जो थी वहां से कच्चा तेल आ रहा है, लेकिन अगर ये स्थिति यहाँ पर आगे जाकर जुलाई में, अगस्त में भी बनी रहती है तो ग्लोबल इन्वेंट्रीज यहाँ पर गिरती जाएंगी, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यहाँ पर डिप्लीट होते जाएंगे और कच्चा तेल यहाँ से काफी ऊपर फिर कारोबार कर सकता है। तो जो ये पीस डील्स हैं, ये सब हैं, बाजार सिर्फ उसमें से एक आउट चाहता है, वो ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कैसे भी खुल जाए। वो एक यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा कच्चे तेल के लिहाज से कि हम कुछ मुनाफा वसूली आते हुए देखेंगे। जब तक वो नहीं है, क्रूड प्राइसेस ऑन द हायर साइड हैं और 100 के ऊपर आप शायद इसी हफ्ते में इसको जाता हुआ देखेंगे, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट जो है इस तरह से यहाँ पर चलता रहे। जहाँ तक मेटल्स की बात है, मुनाफा वसूली वहाँ पर एक तो इस वजह से है कि कॉन्फ्लिक्ट फिर से जारी है, दूसरा यूएस का नॉन फार्म पेरोल डेटा बाजार के एक्सपेक्टेशन से अच्छा आया। 70% की प्रोबेबिलिटी है कि दिसंबर में एक रेट हाइक हम यूएस की तरफ से आता हुआ देखेंगे। डॉलर इंडेक्स फिर से 100 के ऊपर काम कर रहा है, तो ये सारे फैक्टर्स प्रेशर डाल रहे हैं मेटल्स पे। सोने की बात की जाए तो एक हफ्ते में 5% की गिरावट है। चांदी 10% गिर चुकी है पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशंस में। कॉपर 4% की गिरावट दिखा रहा है। एल्यूमिनियम 3.5% नीचे है। जिंक में 4% की गिरावट है। तो क्लियरली एक नियर टर्म प्रॉफिट टेकिंग मार्केट्स में आती हुई नजर आई है। लॉन्गर टर्म के लिए सारे के सारे मेटल्स यहाँ पर काफी पॉजिटिव हैं, लेकिन जिस सिनारियो में हम फिलहाल हैं, कुछ और प्रेशर आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जानकारों का कहना है कि 4 से 5% की गिरावट प्रेशियस मेटल्स, बेस मेटल्स में अभी बाकी है। तो प्रेशियस मेटल्स पे गिरावट अभी बाकी है। बाकी जैसे कि मनीषा जी कह रही थी कि अगर ये टेंशन ऐसी परसिस्ट करी तो आप 100 का भाव जल्दी देखेंगे क्रूड पे। मनीषा जी आपके बहुत बहुत शुक्रिया, हरमोज आपके बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। मीनवाइल आपकी स्क्रीन पे अगर आप देखें इस वक्त एक्सिस सिक्योरिटी से हमारे साथ राजेश परवे जुड़ चुके हैं। राजेश, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप मार्केट्स को और आपका कॉल क्या है इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेश जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, मार्केट में प्रेशर तो है और निफ्टी ने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया भी यहाँ पे तोड़े हैं आज गैप डाउन ओपनिंग के बाद, और मेजर कॉल राइटिंग एक्टिविटी भी 23,300-400 स्ट्राइक पे बनते हुए दिख रही, जो कि एक रेजिस्टेंस का काम करते हुए देखने को मिलेंगे। बट कुछ सिलेक्ट पॉकेट में यहाँ पे मोमेंटम कंटिन्यूटी ऑफ अप ट्रेंड बना हुआ है, तो जहाँ पे स्ट्रेंथ है वही स्पेस को हम अभी चेस कर रहे हैं। और बाइंग साइड पे हमें जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो हेल्थ केयर स्पेस से पसंद आ रहा है, और उसमें फोर्टिस हेल्थ केयर में वीकली चार्ट पे एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे रजिस्टर होते हुए दिखा है। तो हमें लगता है फोर्टिस हेल्थ केयर को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट 1030, 1040 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकते हैं। बाय एंड एक्यूमुलेट की सलाह। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा करीब 985 के आसपास। पूरे बाजार ने एक एक कमरा अगर आप देखें, एक फोर्टिस में ले लिया है, एक मैक्स में ले लिया है, एक अपोलो में ले लिया है ना। पूरा बाजार इसमें छुपा हुआ है इन हॉस्पिटल के 3 कमरों में। शरद जी, आपकी राय क्या है? ये जो फ्लाइट टू सेफ्टी इट्स लुकिंग है ना, बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी खोज लिया बाजार ने। फोर्टिस, अपोलो और आपका मैक्स, आपका प्रेफर्ड क्या है इसमें से? मुझे लगता है मैक्स प्रोबेबली बेस्ट प्लेस्ड है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार एक्विजिशन करके वो कन्वर्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है ग्रोथ के हिसाब से मैक्स बेस्ट रहेगा। साइज के हिसाब से ऑब्वियसली अपोलो आपकी प्रेफर्ड चॉइस होनी चाहिए, बट अगर आप ग्रोथ चेस कर रहे हैं, मुझे लगता है मैक्स प्रोबेबली बेस्ट प्लेस्ड है इन तीनों में से। मैक्स हेल्थ केयर ज़्यादा पसंद आ रहा है शरद जी को, तो यहाँ पे रखें नजरें। वक्त हो रहा है कैश कॉल्स का, और कैश कॉल्स लेंगे हम गाबा से, सोमिल जी से, साथ ही राजेश जी से। तो शुरुआत राजेश जी फिर आपसे करते, बताइए कैश के लिए कौन सा काउंटर? तो श्रेया जी, यहाँ पे कैश काउंटर में स्टॉक पसंद आ रहा है एक्मे सोलर। एक्मे सोलर में अगर हम देखें तो कंटिन्यूटी ऑफ अप ट्रेंड है। स्टॉक अपने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। स्टॉक ने अपने एक मल्टीपल सप्लाई जोन का ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे प्रीवियस वीक में ही ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर किया है,
जिस तरीके की स्ट्रेंथ इस वोलेटाइल मार्केट में स्टॉक यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, हमें लगता है एक्मे सोलर में अपसाइड के टारगेट 375 380 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकते हैं। बाय एंड एक्यूमुलेट के सलाह, ऑन द डाउन साइड 350 के आसपास स्टॉप लॉस होंगे। ओके, एक्मे सोलर आपकी अगर आप देखें तो इस पर की कैश कॉल है। प्रकाश सर, आपकी कॉल क्या रहेगी? मेरी कॉल सबसे पहले बता, तो सुबह का जो हमने थॉमस को कॉल था वो अचीव हो गया। अब मुझे पसंद आ रहा है पीटीसी। पीटीसी ट्रेड कर रहा है 190 195 192 के आसपास। स्टॉप लगाएंगे किसका? 188 का, ₹2 का, लेस देन अराउंड ₹2। टारगेट होगा 200। स्पिल ओवर ट्रेड कल तक के लिए हो सकता है पीटीसी। पीटीसी, ठीक है। टारगेट क्या बताया गाबा सर आपने पीटीसी का? 200। ठीक है, पीटीसी इंडिया फिर ये होगा। सोमिल जी आप बताइए कैश के लिए कौन सा काउंटर? कैश के लिए मैंने चुना है जाइडस वेलनेस। जाइडस वेलनेस ने अभी अभी एक आज के सेशन में एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दिया है, ट्रेडिंग अबाउट 20 and 40 डेली मूविंग एवरेज। मुझे लगता है यहाँ पे एक नई वेव फिर से शुरू हुई है, यहाँ पर ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है। स्टॉप लॉस लगाएंगे 490 पर और ऊपर में मेरे टारगेट्स होंगे 555। यहाँ आपका अगर आप देखें एक्मे सोलर, यहाँ पे 3 कैश कॉल्स पूरी हो चुकी हैं अब तक। और एक बार निफ्टी के लेके आइएगा। निफ्टी ऑलमोस्ट अगर आप देखें वो 24,150 की जो 23,150 की जो ट्रेजेक्ट्री है ना, उसको पकड़ के चल रहा है, तो उसमें कोई खास बदलाव नहीं है। चलिए, जब से आरबीआई की पॉलिसी आई है और सरकार के महत्वपूर्ण कदम, एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स टू सिक्योर रुपी, टू स्ट्रेंथन रुपी, टू डीपन फॉरेक्स, ये आपके जो बॉन्ड मार्केट है ना, उसकी लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए और वहाँ पे पैसा लाने के लिए एक बड़ा एफर्ट था, याद रखिएगा, शुक्रवार को। इन्हीं एफर्ट्स को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ आज कॉर्पोरेट स्कैन में श्री अशोक चंद्र, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ CEO पंजाब नेशनल बैंक के जुड़ चुके हैं इस वक्त। अशोक जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। हम आप ही के जरिए इस वक्त बैंकों की चिंताएं और बैंकों के आगे जो चुनौतियां हैं उसको समझना चाहेंगे सर। पहले तो ये जिस एनवायरनमेंट में पॉलिसी थी सर, आपका क्रूड ऑलमोस्ट 95-98 की ट्रेजेक्टरी में रहा, अभी तो एज ऑफ नाउ स्टांस बरकरार है, एज ऑफ नाउ रेट्स में कोई हाइक नहीं हुआ, लेकिन ये 95 का 90 का क्रूड हमारी एक सेफ ट्रेजेक्टरी से ऊपर का है। आपको लग रहा है कि अगली पॉलिसी तक आते आते आर यू प्रिपेयरिंग फॉर अ रेट हाइक? आप लोग खुद उस सिस्टम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं क्या? एक स्थिति बन रही है क्या? देखिए, ये जो डोमेन है ये बिल्कुल आरबीआई का डोमेन है और वो जब आते हैं तो उनके पास पूरी इकोनॉमी की डेटा रहती है, लॉट ऑफ थिंग्स आर उनके अंडर कंट्रोल में है। वो समझते हैं कि इन्फ्लेशन का क्या है, कहाँ हो रहा है, और वो सारी चीज़ों को लेकर फिर आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में डिस्कस करते हैं एंड देन दे कम आउट। तो इसके ऊपर अभी कमेंट करना उचित नहीं है। बड़ा ही सिचुएशन डायनेमिक है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हम सभी देख रहे हैं कि एवरीडे सिचुएशन चेंज होती रह रही है। तो थोड़ा वेट किया जाए इसके ऊपर एंड फिर जब हम अगली बार आपसे इंटरेक्शन करेंगे तो इसके ऊपर फिर हम चर्चा करेंगे। रेट हाइक का अभी कोई मुद्दा नहीं है डिस्कशन करने का सर। मैं एक्चुअली ये प्रश्न इसलिए केंद्रित कर रहा था कि जब बैंकिंग सिस्टम में स्ट्रेस आता है ना, तो मैनेजमेंट पहले से अगर आप देखें तैयारी करना शुरू कर देती है ना, तो मैं उसके बारे में आ रहा था। खैर, मैं सर मैं ये प्रश्न आपसे ये पूछूंगा, अल्टीमेटली ये जो जिस तरीके से G6 पर अगर आप देखें तो फॉरेनर्स को और एफपीआईज को एक इंसेंटिवाइज किया गया है ना, उनको जो प्रमोट करने का फैसला किया गया, जो एडवांटेजेस दिए गए हैं, इसका कितना इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? कितना इन्फ्लो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? रुपी को कितनी स्ट्रेंथन मिलेगी? और एक और बात, जो बैंकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बाजार होता है बॉन्ड मार्केट है ना, उसमें जो लिक्विडिटी की परिस्थिति और कॉस्ट प्रेशर वो कितना कम होंगे, इस पर आपकी टिप्पणी? देखिए, बड़ा ही लैंडमार्क आरबीआई ने उस दिन अनाउंसमेंट किया है मॉनेटरी पॉलिसी के साथ। जो 4-5 चीज़ें जो उन्होंने मेजर अनाउंसमेंट की, उसमें सबसे पहला जो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड जो इम्पैक्ट करने वाला है, जिसके ऊपर आपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट ध्यान दिलाया हमें, FCNR-B के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट के ऊपर एंड जो फैसिलिटी वो दे रहे हैं स्वैपिंग की विदाउट एनी कॉस्ट। आई थिंक डेफिनेटली आने वाले महीनों में आप देखेंगे काफ़ी इसके भीतर ट्रैक्शन होगा
और हम उम्मीद कर रहे हैं कि मैं अगर अपनी बैंक की बात करूं तो करीब 2.5 to 3 बिलियन यूएसडी हम इस पूरे विंडो में, जो कि 30 सितंबर 2026 तक है, उस दौरान हम जरूर मोबिलाइज करेंगे। और पूरे बैंकिंग सेक्टर के भीतर, अगर कंट्री के भीतर जो एक एस्टिमेट हमारे लोगों ने किया है, एक्सपेक्टेड है कि शायद 35 to 40 बिलियन यूएसडी मोबिलाइज होगा। और इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होने वाला है। दो तीन चीजें हैं। एक तो जो इंटरेस्ट रेट का जो साइकिल है और कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट जो अभी भी थोड़ा एलिवेटेड है, वो डेफिनेटली इस मोबिलाइजेशन से कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट कम होगा। दूसरा, बैंकों के भीतर जो एनआईआई एंड नीम के ऊपर जो प्रेशर था, डेफिनेटली इस मोबिलाइजेशन के कारण नीम एंड एनआईआई आने वाले क्वार्टर्स में जरूर इम्प्रूव होगा। और तीसरा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर इस डिसीजन से होगा, बैंकों के भीतर जो डिपॉजिट्स है, मोस्टली जो हमारा डिपॉजिट्स कंपोनेंट है, एक तो कासा कंपोनेंट होता है जो कि शॉर्ट टर्म में हम उसको लेते हैं। दूसरा होता है जो रिटेल टर्म डिपॉजिट है। रिटेल टर्म डिपॉजिट भी बैंकों के भीतर अगर आप देखेंगे तो 2-3 साल तक का जो एक सेगमेंट होता है, उसके भीतर करीब 50 to 60% डिपॉजिट्स उसी सेगमेंट में होते हैं। ना ये जो विंडो जो आरबीआई ने अनाउंस किया है, ये 3 से 5 साल के एफसीएनआर विंडो में हम डिपॉजिट मोबिलाइज करेंगे, तो हमारा जो एसेट लायबिलिटी का जो एक मिसमैच लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, उसके भीतर ये काफी हमें मजबूती प्रदान करेगा। और बैंकों को एक लॉन्ग टर्म में अच्छे डिपॉजिट रेट पे एक सस्टेनेबल डिपॉजिट मिलेगी, जिसका उपयोग हम फिर लेंडिंग में करेंगे और इसका इम्पैक्ट फिर एनआईआई और नीम में भी होगा। तो बहुत ही अच्छा स्टेप आरबीआई ने लिया है और उसका अब रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम बड़े बैंकों के कारण हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत बड़ी है कि हम उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करें और लोगों तक इस मैसेज को, हम एनआरआई के भीतर इस मैसेज को पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा एफसीएनआर डिपॉजिट हम मोबिलाइज करें। अशोक जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। अच्छा, आरबीआई पॉलिसी में सर एक और बात हुई, आरबीआई ने ग्रोथ का अनुमान भी थोड़ा घटाया है ना, और थोड़ा इन्फ्लेशन का अनुमान भी बढ़ाया। तो क्या आपको कॉर्पोरेट लोन या फिर कैपेक्स प्लान में अब थोड़ी सुस्ती दिखनी शुरू हुई है? आउटलुक कैसा लग रहा है? कोई चिंता दिख रही है क्या सर इसको लेकर आपको? देखिए, अभी मैं आज की डेट में भी मैं अगर आपसे बात करूं तो जो लोन ग्रोथ हमें 25-26 में पूरे साल दिखा, एमएसएमई हमारा 20% से ऊपर ग्रो कर रहा था, रिटेल 18% से ऊपर ग्रो कर रहा था और एग्री भी 15 से 16% था। इस क्वार्टर में भी हमने जो ट्रेंड देखे हैं अप्रैल और मई का, ऑलमोस्ट हम या तो उसी लेवल पे या तो कुछ सेक्टर में हम उससे भी ज़्यादा हैं। एमएसएमई में इनफैक्ट ग्रोथ हमारा करीब 21% से ऊपर हो रहा है। और कॉर्पोरेट लोन बुक में भी लास्ट ईयर, जैसा हमने लास्ट टाइम भी बताया था, कि करीब 4 लाख करोड़ का कॉर्पोरेट लोन बुक हमने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में सैंक्शन किया था। और अभी जो हमने 2 महीने में जो कॉर्पोरेट लोन बुक सैंक्शन किए हैं, आई थिंक ये 4 लाख करोड़ का भी फिगर, अगर यही ट्रेंड मौजूद आगे भी चलेगा जो 2 महीने में हमने किया है, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें कॉर्पोरेट लोन बुक में भी दिख रही है। एज ऑफ नाउ जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कोई ऐसी चैलेंज दिख नहीं रही है, लेकिन जरूर हम लोगों ने एक एस्टिमेट किया हुआ है कि इसका इम्पैक्ट, जो जियोपॉलिटिकल जो चैलेंजेस हैं, इसका इम्पैक्ट अगस्त सितंबर Q2 का जो 2-3 लास्ट जो महीने होते हैं, उसमें कुछ इम्पैक्ट एमएसएमई और रिटेल सेक्टर के भीतर हो सकते हैं, दिखेंगे, और हम उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं। और भारत सरकार ने बहुत अच्छी एक फैसिलिटी दी है, जो ECLGS के माध्यम से 2,55,000 करोड़ का गारंटी एमएसएमई लोन को जो हम लोन देंगे, उसके भीतर गारंटी भारत सरकार प्रोवाइड कर रही है। और उसके भीतर भी हम देख रहे हैं अपने बैंक में भी काफ़ी कुछ ट्रैक्शन हो रहा है, और करीब 50,000 करोड़ से ऊपर के लोन जो हैं वो एलिजिबल हैं इसके भीतर अवेल करने के लिए। और ये सारी चीज़ें हैं जो आगे आने वाले अगर कुछ स्ट्रेस या कोई चैलेंजेस सिस्टम में आती हैं, तो उसको चैलेंजेस को मीट करने के लिए इस तरीके की फैसिलिटी भारत सरकार ने ऑलरेडी अनाउंस की है, और उसका लाभ हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। लोगों तक हमने मैसेज, हमारे जितने क्लाइंट हैं उन तक हम पहुंच रहे हैं, एमएसएमई आउटरीच के माध्यम से और एसएमएस के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन लाभों तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, लेकिन सर एक और कंसर्न तो है कि अगर ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रहती है तो मार्जिन पर कहीं ना कहीं तो प्रेशर पड़ेगा। आपको क्या लग रहा है सर, निम्स स्ट्रेस में रहेंगे या फिर प्रॉफिटेबिलिटी बनी रहेगी?
देखिए, डिपॉजिट रेट जो आप एक साल पहले जो देख रहे थे और आज में करीब 50-60 बेसिस पॉइंट का तो अंतर आया है अभी भी। और जो हायर जो डिपॉजिट्स थी हमारे बैंक में भी और अदर बैंक में भी, तो डिपॉजिट्स मोस्टली सारी रिप्राइस हो चुकी हैं और उस रिप्राइसिंग के कारण करीब 50-60 बेसिस पॉइंट का अंतर आएगा और इसका इम्पैक्ट आपको Q2, Q3 ऑनवर्ड्स दिखेगा। मुझे नहीं लगता है कि नीम पे फर्दर कोई इम्पैक्ट आने वाला है आगे आने वाले क्वार्टर्स में, बिकॉज 125 बेसिस पॉइंट का इम्पैक्ट ऑलरेडी हम लोगों ने फैक्टर कर लिया है मार्च तक। तो अब तो जो भी है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट से ही दिखेंगी और FCNR डिपॉजिट जो हम मोबिलाइज करेंगे उसके कारण नीम में इम्प्रूवमेंट दिखना चाहिए, NII में भी इम्प्रूवमेंट दिखना चाहिए। तो ये तो बड़ा फेवरेबल है बैंकों के लिए, ये जो RBI ने जो अनाउंसमेंट किए हैं, और लोगों के लिए भी, बिकॉज जब डिपॉजिट रेट कम होंगे तो डेफिनेटली वो लेंडिंग रेट भी फर्दर कम होंगे और लोगों तक ज़्यादा इसका फायदा पहुंचेगा। अच्छा अशोक, ये जो मेरा पहला प्रश्न आपसे था कि भाई क्या ब्याज दरें बढ़ने वाली है, हालांकि उस पर थोड़ा आपसा असहज हो गए, वो लाजमी था। क्या इसे एक हॉकिश पॉज मानते हुए मैंने आपसे पूछा था ना कि आप कहाँ कहाँ पे अलर्ट हैं, सतर्क हैं, कोई ऐसी पॉकेट्स, कोई ऐसे सेगमेंट्स जहाँ पे आपको थोड़ा सा अगर आप देखें प्रेशर दिखाई दे रहा है और लाइकली हमें आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में जहाँ पे थोड़ा सा अगर आप देखें स्लिपेजेस देखने को मिल सकते हैं, कुछ ऐसे पॉकेट्स? नहीं, जैसा कि मैंने बताया कि एज ऑन टुडे मैं जब 2 महीने का भी अपना फिगर देख रहा हूँ तो जो स्ट्रेस हमारे सिस्टम में थे, जो SMA 0-1-2 लास्ट ईयर जो थे, ऑलमोस्ट उसी लेवल पे हम हैं और ऐसा कोई स्लिपेजेस अप्रत्याशित इस क्वार्टर में भी आपको नहीं दिखेगा जब हम जून का रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि 2 महीने का फिगर हमारे पास ऑलरेडी है। और मैं वही बोल रहा था कि आज की तारीख तक सिस्टम में, अपने सिस्टम में मैं कोई ऐसा स्ट्रेस किसी भी सेक्टर में नहीं देख रहा हूं जहां पे हमें बहुत चिंता की बात है और हमने तैयारी की है ECLGS के क्रेडिट के माध्यम से, या आगे आने वाले क्षणों में भी कुछ ऐसी कोई चैलेंजेस आएंगे सिस्टम में तो हम एज ए बैंकर हम पूरी तरह प्रिपेयर्ड है कि उसको मीट करने के लिए। और आप के माध्यम से मैं लोगों को जरूर आश्वस्त करूंगा कि जो भी लोग क्रेडिट फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं बैंक PNB के ब्रांचेस से, आई थिंक कोई भी ऐसी चैलेंजेस आएगी तो हम उनको पूरी तरह बैंकिंग नॉर्म्स के भीतर हम सहायता प्रदान करने के लिए तैयार हैं। चलिए अशोक सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस आज बातचीत में शामिल हुए। बैंक के लिए और आई थिंक पूरी बैंकिंग प्रणाली के लिए इस वक्त क्या चुनौतियां हैं और आप इस चुनौती को कैसे देख रहे हैं, क्या अवसर हैं, सब पे आपने बातचीत करी। RBI के इस कदम का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सब पे अपनी राय रखी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अशोक सर, और एक बार फिर से जब अगली बार नतीजे आएंगे तो उनसे बात करेंगे। लेकिन मीनवाइल अब तेरा हम धमाकेदार ऑप्शन ट्रेड शुरू करते हैं। शिल्पा जी, पंकज जी और साथ ही साथ राजेश पालवी जी से एक एक करके ट्रेड लेंगे। नहीं, माफ़ कीजिएगा, अरुण जी से ट्रेड लेंगे। शिल्पा जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? जी वीरेंद्र जी, यहाँ पे मेरा ध्यान REC में है। REC बहुत अच्छे लेवल पे 340 का एक अच्छा खासा इसका सपोर्ट है और अब यहाँ पे 370 से 380 भी काफी स्ट्रांगली पोटेंशियल दिख रहा है। तो यहाँ पे 350 का कॉल ऑप्शन जो रफली 7 रुपए में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 4 रुपए का मेंटेन कीजिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 12 से लेके 16। इसी स्ट्राइक प्राइस पे हमने इसको प्रभुता सिद्धार्थन में भी रेकमेंड किया होगा। ओके, REC की 350 की कॉल लेनी है आपको। अरुण जी, ऑप्शंस में कौन सा काउंटर? जी श्रेया जी, ज़ायडस लाइफ के साथ जाना चाहूंगा। फार्मा स्टॉक्स में ही काफी अच्छा मोमेंटम है। 1100 के कॉल ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। एट द मनी कॉल 26 रुपए के आसपास चल रहा है। 21 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और 35 रुपीज तक के टारगेट्स इस ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। 1100 के आसपास का एक ब्रेकआउट पेंडिंग है, मुझे लग रहा है कल के सेशन में वो ब्रेकआउट आ सकता है, इसलिए 1100 के कॉल को बाय करके चल सकते हैं। ज़ायडस लाइफ की 1100 की कॉल। पंकज जी, आपका ट्रेड? सर, महिंद्रा एंड महिंद्रा का 3000 का पुट के ऊपर ध्यान है। 9250 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। जब से मार्केट शुरू हुआ है, गैप डाउन के बाद में कंटिन्यूअसली गिरावट यहाँ पर विटनेस हो रही है। मुझे लगता है कि इसमें एक पुट के जरिए 92 के आसपास खरीदारी होनी चाहिए। स्टॉप लॉस जो है इसका मुझे लगता है 78 का मेंटेन करके चले। ऊपरी लेवल पर टारगेट 120 रुपए तक के देखने मिल सकते हैं आज या कल के सेशन में। ओके, महिंद्रा एंड महिंद्रा का आपको 3000 का पुट लेना है। प्रेशर में ऑटो पैक और महिंद्रा एंड महिंद्रा भी अगर आप देखें तो काफ़ी यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन कुछ काउंटर्स जो इस मार्केट में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं,
एक बार लेकर आइए स्क्रीन पर पार ग्रिड और 292 के लेवल पर कामकाज कर रहा है। वायदा का टॉप गेनर बना हुआ है 1.5-2% की तेज़ी के साथ, 2% की तेज़ी के साथ इनफैक्ट, और अच्छी परफॉर्मेंस, और इसने भी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं कमाकर। शिल्पा जी, आप देखेंगे चार्ट पार ग्रिड का 2% ऊपर है आज के सेशन में। क्या लगता है कि इन लेवल्स पर हाथ लगाना चाहिए या फिर थोड़ा वेट करेंगी आप? जी बिल्कुल श्रेया, यहाँ से 298 से लेकर 300 को तो इसके इमीडिएट टारगेट्स होने ही चाहिए। और आपके यहाँ पे जो स्टॉप लॉस बनेगा एक क्योंकि ऑलरेडी पहले हमने इसको रेकमेंड किया हुआ है, तो यहाँ पे ट्रेडिंग स्टॉप लॉस हम 287 का मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, पार ग्रिड पर ये व्यू हो गया, अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं जहाँ पर इस सारे स्टॉक्स में तेजी है। इंटरग्लोब एविएशन लेकर आएगा स्क्रीन पर। वायदा का टॉप, निफ्टी का टॉप लूजर इनफैक्ट बना हुआ है। आज काफ़ी प्रेशर इस पर्टिकुलर काउंटर में 2.5% नीचे, ऑलमोस्ट डेज लो के आसपास कामकाज कर रहा है। एनालिस्ट मीट थी और कुछ बातें सामने आई जिसका असर, नेगेटिव असर इनफैक्ट कहे तो, इंटरग्लोब एविएशन पर। क्या बातें कही गई, डिटेल समझ रहे थे ऊपर से ऊपर। बताइए, इंटरग्लोब एविएशन के विजन को लेकर ऐसी क्या बातें सामने आ गई जो आज 2.5% नीचे निफ्टी का टॉप लूजर बना हुआ है? बिल्कुल, मैनेजमेंट की एनालिस्ट मीट थी एक्चुअली आज सुबह 10 बजे शुरू हुई थी। हालांकि FY30 का गाइडेंस और विजन उन्होंने साझा किया, लेकिन बाजार को पसंद नहीं आया FY27 का गाइडेंस। उनका कहना है कि कैपेसिटी एक्सपेंशन जो करेगी वो सिंगल डिजिट में रहने का अनुमान है, और FY26 में यही आंकड़ा 13% के आसपास का, डबल डिजिट से घट के सिंगल डिजिट में अगर कैपेसिटी एक्सपेंशन होगी तो डेफिनेटली बाजार को पसंद नहीं आएगा। एयरक्राफ्ट की डिलीवरी में देरी के संकेत मैनेजमेंट ने अपनी एनालिस्ट मीट में कहा, और जो क्षमता रैशनलाइजेशन है वो भी फिलहाल जारी है। FY28 से 30 की बात करें तो यहाँ पे मिड टीन्स कंपाउंडेड बेसिस पर ग्रोथ आती हुई नजर आएगी। तो प्रॉब्लम FY27 को लेकर है जो बाजार को पसंद नहीं आ रही, लेकिन FY30 की बात करें तो लॉन्ग टर्म विजन जो है मैनेजमेंट का वो बरकरार है। FY30 तक 20 करोड़ यात्रियों को जो है फ्लाइट में यात्रा कराने का लक्ष्य यहाँ पे कंपनी ने कहा है। 550 विमानों 3000 डेली फ्लाइट्स टेक ऑफ करने का भी लक्ष्य कंपनी ने यहाँ पर दिया है। मैनेजमेंट का कहना है कि इंटरनेशनल ट्रैवल पर ज़्यादा फोकस करके चल रहे हो, यहीं पर नेटवर्क विस्तार होता हुआ नजर आएगा। लेकिन ग्लोबल एविएशन प्लेयर जो है उसमें टॉप कैटेगरी में आने के लिए कंपनी जो है अपना पूरा रोड मैप यहाँ पर देती हुई नजर आई। दिक्कतें हैं एयरबस की डिलीवरी को लेकर, साथ ही साथ तो जो ऑयल के प्राइस है, ETF के प्राइस है, उसको लेकर दिक्कतें अभी भी बरकरार है, और यही जो है वो चुनौतियाँ कंपनी के लिए आगे एक साल में आती हुई नजर आएगी। FY30 का विजन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बाजार को जो चीज़ पसंद नहीं आई वो FY27 का नियर टर्म का गाइडेंस। जी हाँ, FY27 का नियर टर्म का गाइडेंस। अनुपम, बहुत बहुत शुक्रिया। बट स्टिल अगर आप देखें ना, इंडिगो के चार्ट्स को रीड करें, टाइम स्पेंड करें, क्रूड के 98 के होने पर इनका अगर आप देखें 27 का आउटलुक सुनने के बाद, स्टिल मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरे पास किसी शॉर्टिंग का स्कोप है। आपकी राय क्या कहती है यहाँ पर शिल्पा जी? इंडिगो इट्स 4375 पे शॉर्टिंग का कैंडिडेट है या नहीं, या आप इस पूरी रेंज का 43, 50, 43, 60 का ब्रीच होने का इंतजार करेंगे? जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, मैं थोड़ा लिबरल भी रहूंगी। 4300 तक भी अगर ये गिरता है तो भी मुझे लगता है कि इसमें एक सपोर्ट जोन्स वहां पे है। अगर आप देखेंगे एक क्लस्टर ऑफ सपोर्ट 4300 जोन्स की तरफ है। इसके नीचे अगर ये ट्रेड करता है तो डेफिनेटली आप एक 4100, 4150 तक के नेक्स्ट टारगेट्स के लिए इसमें सेल कर सकते हैं, बट अभी के लिए आई वुड वेट एंड वॉच की सलाह। इंटरग्लोब एविएशन 2.5% नीचे है, और फिनेंशियल 27 का जो आउटलुक है, जो टारगेट है, वो पसंद नहीं आया बाजार को। वेट एंड वॉच करेंगे किस दिशा जाता है इंटरग्लोब एविएशन। 4 का चौका का वक्त हो रहा है। सस्ता ऑप्शन लेंगे शिल्पा जी से, और FNO सुपरस्टार के लिए चलेंगे राजेश जी के पास। चार्ट का चमत्कार पंकज जी बताएंगे, और मिड कैप फंडा शरद जी से लेंगे हम। तो शुरुआत कीजिए शिल्पा जी, आप ही फिर सस्ता ऑप्शन में कौन सा काउंटर देख रही हैं? आज बिल्कुल शेयर यहाँ गेल पे ध्यान है। गेल का 170 का कॉल ऑप्शन जो रफली ₹4.50 में ट्रेड कर रहा है, इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस ₹2.5 का रखिए। पहला टारगेट 7 का है। अगर ये सस्टेन होता है टुवर्ड्स 180 मूव करता है स्टॉक, तो ये आपको ट्रेड टुवर्ड्स 9 भी ट्रेड कर सकते हैं। गेल की 170 की कॉल आपको लेनी है। राजेश पालवे जी, आपके FNO सुपरस्टार। वीरेन जी, यहाँ पे बैंकिंग स्पेस से फेडरल बैंक पसंद आ रहा है। फेडरल बैंक का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे कंटिन्यूटी ऑफ अप ट्रेंड है। ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सीरीज ऑफ हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन और एक ब्रीफ कंसोलिडेशन का फ्रेश
ब्रेकआउट भी यहाँ पे आते हुए दिखा है। तो हमें लगता है फेडरल बैंक यहाँ पे मोमेंटम एक्सटेंड करते हुए दिखेगा। फ्यूचर्स में अपसाइड के टारगेट जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आना चाहिए 318 से 320 की तरफ। ऑन द डाउनसाइड स्टॉप लॉस होगा करीब 301 रुपए के आसपास। फेडरल बैंक एफएनओ में पिक होगी। राजेश जी की सुबह अरुण जी की भी पिक थी। अच्छा कर रहा है फेडरल बैंक इस कमजोर मार्केट में भी। चार्ट का चमत्कार पंकज जी आपका क्या होगा? श्रेया जी, कैनरा बैंक के फ्यूचर्स में बिकवाली की सलाह रहेगी। देखिए स्विंग लोज के नीचे आकर ट्रेड कर रहा है। 200 डेमा भी इसने बाइसेक्ट कर लिया और प्रेशर कंटिन्यूअस माउंट होते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पे 133 की रेंज में इसमें बिकवाली की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 134.50 का यहाँ पर मेंटेन करके चले। फ्लोर लेवल पर मुझे लगता है 128 रुपए तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। कैनरा बैंक सेल आपका यहाँ पे ट्रेड है, सेल ट्रेड है, यस 132.45 पे। शरद जी आपका आज का मिड कैप फंडा क्या पिक करेंगे आप? हमें लगता है वोल्टास होगा हमारा मिड कैप फंडा। कंपनी यूनिटरी कूलिंग प्रोडक्ट्स, एसीज वगैरह में एक डोमिनेंट नेम है। लगभग 70% हिस्सा यूसीपी से आता है, ईएमपी में से भी 25 से 27% हिस्सा आता है। और हमें लगता है आने वाले समय में एसी, कूलर और खास करके जो बेको वाले और इक्विपमेंट्स वगैरह वो बना रहे हैं वो सबका फायदा इनको आने वाले समय में मिलना चाहिए। अभी स्थिति लार्जली इनके अगेंस्ट में ही है, चाहे रुपी हो चाहे रॉ मटेरियल हो। बट मुझे लगता है, जैसा मैं पहले भी एक आध बार बोल चुका हूँ, कि अब ये वॉर ज्यादा दिन चल नहीं सकता दोनों कंट्रीज की इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए। तो जैसे जैसे वो रिजॉल्व होता है मेरे हिसाब से जो इनके अभी हेडविंड्स बने हुए हैं वो टेलविंड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और लॉन्ग टर्म हमें लगता है कि एसी के डिमांड वगैरह में काफी बढ़िया इंप्रूवमेंट रहेगा। तो जैसे जैसे ये प्ले आउट होता है, स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेशन है इनकी, बड़ा ग्रुप है और हीट वाली प्रॉब्लम, गर्मियां बढ़ने वाली प्रॉब्लम, ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम हमें लगता है आने वाले समय में भी कंटिन्यू करेगी। वॉल्यूम लीडर भी है कंपनी, तो उसका भी फायदा इनको मिलना चाहिए। तो हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि इस साल कंपनी लगभग 35 से 40 रुपए के आसपास की अर्निंग डिक्लेयर करेगी जैसे जैसे ये रिवर्सल प्ले आउट होता है। और 40 के आसपास का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 1500 के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से वोल्टास। ओके, 1500 का शुरुआती लक्ष्य वोल्टास अच्छा लग रहा है मिड कैप फंडा में शरद जी को। 4 का चौका में हमने 4 काउंटर्स डिस्कस किए। शुरुआत किया हमने सस्ता ऑप्शन के साथ और शिल्पा जी की तरफ से आया गेल 170 की कॉल में आपको पार्टिसिपेट करना है। 7 या 9 रुपये का टारगेट है, 2.5 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है। एफएनओ सुपरस्टार में सुझाया गया फेडरल बैंक पालवे जी की तरफ से, जहाँ पर स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। 318 320 के टारगेट हैं, 301 का स्टॉप लॉस लगाना है। चार्ट का चमत्कार पंकज जी ने चूज किया कैनरा बैंक बिकवाली के लिए, ध्यान रखिएगा। 128 के नीचे की टारगेट है, 134.50 का स्टॉप लॉस लगाना है। और आखिर में मिड कैप फंडा आया है शरद जी की तरफ से वोल्टास। 1500 के टारगेट के लिए, शुरुआती टारगेट के लिए आप इसे खरीदारी कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। पिछले कुछ सत्रों से स्ट्रेंथ थी वोल्टास में। आगे बढ़ते हैं और आपको अपडेट बताऊं। साल 2026 में एनएससी ने कामयाबी का एक नया कीर्तिमान रच दिया है। देश में कुल ट्रेडिंग खातों यानी कि यूसीसी की संख्या जो है वो 26 करोड़ के पार पहुंच गई है। रफ्तार का अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि पिछले महज 4 महीनों से भी कम समय में बाजार से 1 करोड़ नए निवेशक जुड़े हैं। पूरी डिटेल एक बात फिर से समझ लेते हैं, एक बार फिर से आशीष के साथ। आशीष बताइए एनएससी का नया कीर्तिमान। बिल्कुल, 2026 में 26 करोड़ और लगातार ये नए कीर्तिमान हम आपके साथ शेयर करते जा रहे हैं। अब मार्केट में ज़रूर उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लेकिन खास बात ये है कि जो नए निवेशक हैं इनका उत्साह बरकरार है। बहुत सारे नए लोग जो हैं अब मार्केट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब 26 करोड़ के पार ये संख्या जा चुकी है टोटल यूनिक क्लाइंट कोड्स की, और तकरीबन 4.3 करोड़ का एडिशन यहाँ पर आपको देखने को मिला है। पिछले 1 साल में देखें तो टोटल बेस में 17% का इजाफा आपको देखने को मिला है। 4 महीने में आप देखें तो 1 करोड़ नए अकाउंट्स, और पिछले 4 महीने मार्केट की चाल इतनी बढ़िया देखने को नहीं मिली, लेकिन उसके बाद भी देखें नए 1 करोड़ जो अकाउंट्स है वो जुड़ना अपने आप में काबिल तारीफ है। 4.3 करोड़ के आसपास का एडिशन यहाँ पर आपको देखने को मिला है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ट्रेडिंग, डायरेक्ट इन्वेस्टिंग, स्टॉक्स तक ही सीमित है। आप एसआईपी फ्लो जो कि इस समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट के स्ट्रक्चर को बरकरार रखने के लिए, इसमें भी नया इजाफा देखने को मिल रहा है। 7.2 करोड़ नए एसआईपी एडिशंस यहाँ पर आपको अकाउंट्स के तौर पर देखने को मिले। अब आप जो मंथली एसआईपी फ्लोज की बात कर रहे हैं, पिछले 8 साल में देखिए क्या गजब की ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिली है। 8 साल में
पिछले 10 साल में 8 गुना ये आंकड़ा बढ़ते हुए नजर आया है और FY26 में आप देखें तो तकरीबन 29,132 के आसपास ये आंकड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिला। अब खास बात है कि स्टेट्स के हिसाब से हम कंट्रीब्यूशन को समझ लेते हैं और हर बार की तरह देखिए महाराष्ट्र पहले भी नंबर 1 था, अभी भी नंबर 1 है। यहाँ के लोग मार्केट पर बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं, थोड़ा सा एक मुंबई होने का फ़ायदा यहाँ पर देखने को मिलता है। अब 4.4 करोड़ नए जो अकाउंट्स हैं टोटल महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, यानी टोटल में आप 17% का योगदान देते हैं। आमतौर पर महाराष्ट्र के बाद दूसरा नंबर गुजरात का होता था हिस्टोरिकली, लेकिन अब उत्तर प्रदेश ने बाजी मार ली। लेकिन एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा, उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन के लिहाज से बहुत बड़ा है। 3 करोड़ अकाउंट्स यहाँ पर है, यानी तकरीबन 11% का योगदान। तीसरे नंबर पर फिर आपको गुजरात नज़र आएगा, पश्चिम बंगाल है और राजस्थान है। यहाँ पर भी आप देखें तो निवेशकों की रुचि लगातार बनी रहती है। अब बड़ी बात ये कि देखिए ये तो टॉप 5 है, ये ऑलमोस्ट आधा कंट्रीब्यूशन रखते हैं टोटल बेस में। बड़ी बात है कि जो आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देख रहे हैं ना, 5 साल में यहाँ पर गजब की पकड़ आपको मार्केट्स में देखने को मिली है। जो एडिशन यहाँ पर देखने को मिला, क्योंकि 5 साल पहले ना के बराबर था, पिछले 5 साल में जो ग्रोथ आई है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। अब आप चाहे मिजोरम को देखें, सिक्किम देखें, मेघालय देखें, 5 साल में बहुत बड़ा क्लाइंट एडिशन देखने को मिल रहा है। यानी मार्केट में उतार चढ़ाव लगातार है, लेकिन नए निवेशक मार्केट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। राइट आशीष, निवेशकों का भरोसा कायम है, नए खाते खुल रहे हैं और SIP तो रिकॉर्ड स्तरों पर है। शुक्रिया इस जानकारी के लिए, डेटा शेयर करने के लिए। चलिए इसी के साथ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार बिग मार्केट वॉइस की कड़ी में हम बात करेंगे DR चोक्सी फिनसर्व के MD देवेन चोक्सी जी से। जल्द लौटते हैं। स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका। इंडेक्स पे एक नजर डाल लेते हैं। निफ्टी वो 23,200, हमने शुरुआत की थी कार्यक्रम की 23,150 के आसपास, जैसे कि मैं कह रहा था आपको बहुत मनोवरिंग का स्कोप नहीं है, 23,200 को होल्ड करके जा रहा है। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक, 54,200 को होल्ड कर रहा है। देवेन चोक्सी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बातचीत में इस वक्त शामिल हैं आज बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में, MD DR चोक्सी फिनसर्व के। देवेन जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। शायद अभी हम RBI के सरकार के कदमों को सेलिब्रेट कर भी नहीं पाए थे सर, कि ये वीकेंड आ गया और वीकेंड पे वो 3 शख्स जो है ना, 3 किरदार, ईरान, US और इजराइल, वो फिर छा गए हैं। मार्च की शुरुआत फिर लौट के आ गई है। आप कैसे सेटअप को कैसे देख रहे हैं? अभी बाजार ने, इंडियन मार्केट्स ने जो गैप डाउन मिला पर उसके अगेंस्ट रेजिलियंस बहुत दिखाई, बैंक निफ्टी ने रेजिलियंस दिखाई। आपका टेक आज के इस प्राइस बिहेवियर पे सबसे पहले? वीरेंद्र, वेल आई थिंक जो हिसाब से रोज बदलाव होते हैं ये सिचुएशन के अंदर एग्रीमेंट के कारण, वो कोई नई बात नहीं है। हम लास्ट 2 महीने के अंदर ये काफी हद तक देख चुके हैं और मैं ऐसा समझता हूँ कि कल वापिस बदलाव आ सकता है, बिकॉज द वे इन विच ईरान, अमेरिका दे आर नेगोशिएटिंग विद ईच अदर, उसके अंदर कोई भी कारण सर एक बार एग्रीमेंट होने के बाद भी बदलाव आ सकता है। सो आई थिंक दिस इज बिकमिंग अ रियली ट्रिकी सिचुएशन। एज फार एज हमारे मार्केट का सवाल है, हमारे मार्केट के अंदर काफी हद तक आई थिंक रेजिलियंस है। इंडिया काफी हद तक अच्छे कदम उठा रही है। करीबन 30 से 40 या 50 बिलियन डॉलर का नया फंड इनफ्लो आ सके, उसके लिए डेट मार्केट के अंदर जो रिफॉर्म्स किए गए हैं टैक्सेशन के अंदर पर्टिकुलरली, वो करीबन 1 या 1.5% के बीच में करेंसी को अप्रिशिएट भी कर सकता है। सो इंडिया प्रोबेबली रिमेन्स आई थिंक रिलेटिवली मोर रेजिलियंट, मैं ऐसा समझता हूँ। अगर क्रूड के दाम कम होते हैं $80 के आसपास, so then definitely I think there is no looking back. Even at a depreciated currency, India will be slightly in a better picture. तो ओवरऑल इन्वेस्टर को फक्त यही सलाह है कि ये जो सिचुएशन है वो neither it is under control of anybody, nor you should be playing with this situation. मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट में करेक्टिव डाउनसाइड के साथ में जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं उनके अंदर आपका बाइंग इंटरेस्ट बनता है, तो ये दिस इज अ गुड टाइम टू बाय एट अ लोअर लेवल। दिस इज अ टाइम टू बाय समथिंग व्हिच इज अवेलेबल एट अट्रैक्टिव प्राइस एंड वैल्यूएशन, क्योंकि लंबे अरसे के साथ नजरिए से देखें तो इंडियन मार्केट डेफिनेटली इज ऑफरिंग वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एट करंट वैल्यूएशन। सो एनी फॉर्म मोर देन वेलकम टू बाय फर्दर। ओके,
थैंक यू सर ये बात बताने के लिए और निवेशकों को एक बार फिर से भरोसा दिलाने के लिए। गुड आफ्टरनून देवेंद्र जी। अच्छा सर, ये आरबीआई ने जो कदम उठाए हैं रुपए में मजबूती के लिए, चाहे बात कर लीजिए फॉरेन इन्वेस्टर्स को भारत में वापस लाने के लिए, इन सारे कदम को कैसे देख रहे हैं आप? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में टैक्स छूट, साथ ही FNCR डिपॉजिट स्कीम, इन चीज़ों को कैसे देख रहे हैं और उसका कितना बड़ा असर आप भारतीय शेयर बाजार पर देखते हैं? डेफिनेटली श्रेया एक पॉजिटिव मूव है, थोड़ा देरी से मगर दुरुस्त है। तो उसके अंदर आई थिंक गवर्नमेंट को, आरबीआई को एक एक्नॉलेजमेंट भी देना चाहिए कि भी आपने अच्छा कदम लिया है। टू ए ग्रेटर एक्सटेंट जो डेट मार्केट के अंदर टैक्स की एनोमली थी, वो एनोमली आपने अच्छी तरह से सुझाव कर दिए, रिजॉल्व कर दिए रादर। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक दैट विल रिमेन रिलेटिवली मोर फेवरेबल। इक्विटी मार्केट के अंदर लाइकवाइज जो टैक्सेशन का जो नजरिया है वो बदलना जरूरी बनता है। हमारे वहाँ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग टैक्स HTT, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ये 3 तरह के टैक्स कलेक्ट किए जाते हैं हमारे वहाँ। आई थिंक विच इज डेफिनेटली नॉट इन लाइन विथ द अदर मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड। आज UAE, सिंगापुर जैसी कंट्रियां हैं, वो लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स चार्ज नहीं करती हैं, लोग STT नहीं चार्ज करते। इनफैक्ट STT वर्ल्ड में यूनिक टू इंडिया ओनली। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक शौकाश है कि आपको इक्विटी में वापस फंड लाना है, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, तो आप अगर ये टैक्स रेट के अंदर से ये जो जमेला है उसको आप हटा दीजिए। मैं ऐसा समझता हूँ कि जैसे इनकम टैक्स के अंदर आपने एग्जम्पशन दे दिया 12 लाख की इनकम पर, और जैसे GST के दाम आपने घटा दिए और 99% ऑफ द आइटम को 5% टैक्स में आप लेके आए, उसके बाद में आपने जो प्रभाव देखा है इकोनॉमी के अंदर, सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन आपको कैपिटल मार्केट में मिल सकती है अगर आप ये तरीके से टैक्स के अंदर बदलाव लाते हैं तो। और दूसरी चीज रही डेरिवेटिव मार्केट की। डेरिवेटिव मार्केट के अंदर जो एक्सेसिव स्पेकुलेशन है उसके कारण काफी हद तक फंड्स इंडिया के बाहर चले जा रहे हैं, बिकॉज दोस FI traders they are playing big time into the derivative market, taking away significantly large amount of capital हमारी कंट्री के अंदर से, और बिकॉज ऑफ दैट कंट्री के अंदर रुपी के ऊपर प्रेशर बनता है। तो ये 2 चीज के ऊपर शायद फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड रेगुलेटर ध्यान दे, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक ओवरऑल मार्केट संभल जाएगा। एंड मे बी आई थिंक आपने जो डेट मार्केट का एक उल्लेख किया है, मेरे ख्याल से उसका एक पॉजिटिव आउटकम इक्विटी के माध्यम से भी देखने को मिल सकता है। ये रही बात सेटअप पे। मैं एक बार फिर से लौटता हूँ, जरा प्लीज़ दिखाइए क्रूड। मैं देवेंद्र जी के पास अगले प्रश्न के लिए जाऊँ उससे पहले हल्का सा अगर आप देखें, एक बार क्रूड दिखाएंगे जरा प्लीज़। क्रूड थोड़ा सा अगर आप देखें तो यहाँ पर निफ्टी ड्रिफ्ट हुआ है, निफ्टी बैंक ड्रिफ्ट हुआ है, मार्केट ड्रिफ्ट हुआ है। उसका कारण देखते हैं जरा, एक बार क्रूड की ट्रैजेक्टरी दिखाइएगा। इट्स 97.23। तो आखिरी की अगर आप देखें कुछ मिनटों की, थोड़ा सा अगर आप देखें, जिसे कहते हैं ना, अपने आप को एडजस्ट करते हुए रिस्क थोड़ा सा जो है ना वो रिड्यूस करता हुआ बाजार ड्यूरिंग द डे की जो पोजीशंस होती हैं, इंट्राडे पोजीशंस, उस पर। देवेंद्र जी, एक और बात, ठीक है, क्रूड हमारे पक्ष में नहीं है, जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है हम इस पर कुछ कर नहीं सकते। बात ये आती है कि हमारी ट्रेडिंग और हमारा पोर्टफोलियो कुछ समय के लिए थोड़ा सा क्या इस रिस्क को मैनेज करने के लिए अलाइंड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? लुक एट फार्मा स्टॉक्स, लुक एट हॉस्पिटल स्टॉक्स, एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग मूव आ रहे हैं, अच्छे मूव आ रहे हैं। आपका इस स्पेस में कन्विक्शन कहाँ बनता है और कहाँ कुछ समय के लिए आप इन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ज़्यादा स्पेस दे सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं स्पेस इनके लिए? इनफैक्ट मैं मानता हूँ कि फार्मा के अंदर जो कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स का कारोबार है या CDMO का बिजनेस है, API का बिजनेस है, बायोसिमिलर का बिजनेस है, इंडिया की कंपनियां काफी हद तक ग्लोबल मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग इमर्ज होके आ रही है। तो मैं डेफिनेटली ऐसा समझता हूँ कि ये इन्वेस्टमेंट आप शायद इमीडिएट नजरिए के तरह से ना देख के उसको एक लंबे नजरिए से प्लान करें, तो उसके में अंदर भी आपको डेफिनेटली फायदा बनता है। करीबन $350 बिलियन की एक नई अपॉर्चुनिटी फार्मा के अंदर इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स के लिए खड़ी हो रही है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ये एक अच्छी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बननी चाहिए पोर्टफोलियो के अंदर। करंट मार्केट जो नर्वस है, वो नर्वस मार्केट के अंदर आपको अच्छी क्वालिटी के फार्मा कंपनीज के शेयर्स जो नीचे दाम में मिलते हैं, नीचे वैल्यूएशन में मिलते हैं, तो सर्टनली ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी गिनी जानी चाहिए मेरे हिसाब से। और आपको एक मिनिमम 3 से 5 साल का व्यू लेके इसके ऊपर आपको SIP बेस्ड इन्वेस्टमेंट करना जरूरी बनता है, ऐसा मैं मानता हूँ।
में पॉजिटिविटी, मार्केट में प्रेशर है और जो स्टॉक्स चल रहे थे पिछले कुछ सत्रों से वहाँ पे प्रेशर है। देवेंद्र जी, जो ये पावर इक्विपमेंट स्टॉक्स में हमने एक तरफा रैली देखी, आज थोड़ा प्रेशर झेल रहे हैं, मुनाफा वसूली के शिकार हुए हैं। पावर इक्विपमेंट स्टॉक्स थीम कैसी नज़र आ रही है सर? लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ये पोर्टफोलियो में जगह बनानी चाहिए इसके लिए? Sorry, Shreya, can you repeat the question again? पावर इक्विपमेंट सर, जी वर्नोवा, हिताची एनर्जी, सारे स्टॉक्स में हमने एक तरफा रैली देखी, अब मुनाफा वसूली बन। हाँ, Power equipments, definitely, I think power ancillary, power engineering, distribution and transmission, or discom business, along with the finance business in the power sector. We believe that I think the entire space looks absolutely brilliant, क्योंकि जो हिसाब से कंपनी की ऑर्डर बुक पोजीशन है, मैं ऐसा समझता हूँ कि अगले 3 या 5 साल के लिए these companies are likely to see significantly large amount of benefit going to them. करंट रैली के अंदर थोड़े बहुत दाम बढ़े हैं, वैल्यूएशंस थोड़ा स्ट्रेच हुए हैं, बट आज का जो मार्केट है वो हिसाब से आई थिंक काफी करेक्शन भी देखने को मिल रहा है। सिमिलर काइंड ऑफ करेक्शन शुड बी सीन एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी इनटू पावर इक्विपमेंट सेगमेंट के अंदर। ओके, ये होगी पावर स्पेस की बात। अच्छा देवेंद्र जी, आईटी में एक इशू फिर हो गया है ना, फिर एसएचजी के नंबर्स के बाद फिर एक छोटे से डाउनग्रेड के बाद उसके आईटी कोलैप्स हुआ। आज भी आईटी बहुत स्थिर नहीं है, लेकिन आपने मिड कैप आईटी में कोई स्क्रिप्ट जिस पे कन्विक्शन हो नंबर्स पे, जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ कोफोर्जिन के नंबर अच्छे थे, जहाँ पे आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी एलोकेशन दिया हो या फिर क्लाइंट्स को एक कंस्ट्रक्टिव समरी दी हो? सो आई थिंक जो नंबर हमें थोड़े बेटर लगे उसके अंदर टाटा टेक्नोलॉजीज डेफिनेटली एक कंपनी का हम इंक्लूजन कर सकते हैं। अलग तरीके से देखें तो आई थिंक द कंपनीज लाइक केपीआईटी एंड परसिस्टेंट, दे आल्सो लुक रिलीजिबली गुड कंपनीज फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक ये कंपनियां जो मिड टियर आईटी स्पेस में है, they are becoming an integral part to their customers. Yeah, they are basically more B2B solution provider to their customers. And to a greater extent, I think these companies are today getting the advantage of AI way of working simultaneously, so that उनकी budget पे cost and cost of development कम होती है. And at the same time, the revenue model is more outcome based than the revenue model which is largely in the area of time and effort basis for some of the large companies. तो मैं ऐसा समझता हूँ कि I think some of these companies are definitely registering a good claim from the long term investment perspective. मार्केट के अंदर करेक्शन के साथ में बाई करना definitely I think is a good opportunity into some of these counters which have gone up at least I think in near past. तो थोड़ा बहुत आपको करेक्शन के साथ में बाई करना जरूरी बनता है इस टाइप ऑफ कंपनीज के अंदर। देवेंद्र जी, इस करेक्शन में ऐसा कुछ स्टॉक जो आपने हाल फिलहाल में ऐड किया हो या एक्सपोजर बढ़ाया हो, तो कौन सा होगा? आई थिंक इंडिविजुअली कंपनीज के ऊपर ध्यान इतना नहीं देना चाहिए, पब्लिक शो है इसके कारण, बट जनरली टू से दैट आई थिंक ड्यूरिंग द फॉल इन द मंथ ऑफ अप्रैल we had accumulated Adani group of stocks, and luckily I think in the recent rally some of these companies have actually given very good rally. So शायद ये आपको conviction मिले इसलिए मैं mention कर रहा हूँ, but जब भी market के अंदर fundamentally good companies are available at a discounted valuation या corrected valuation, that would be a good time to buy them into the portfolio. चलिए देवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पे, इंडस्ट्रीज पे, स्टॉक्स पे भी इंडिविजुअली अगर आप देखें, आपने कमेंट किया, बहुत बहुत शुक्रिया। हम कुछ हद तक 23,100 को डिफेंड, 23,100 को सिक्योर, 23,100 को अपने साथ ले जाने के लिए आतुर नज़र आ रहे हैं। निफ्टी 23,100 को होल्ड करता हुआ, जो मैं आपको 2 बजे के आसपास वो स्टैट्स दिखा रहा था ना, 23,100 पे पुट राइटिंग, 23,000 पे। अभी भी करंट एनवायरनमेंट में भी क्रूड एट 97.5 पुट राइटर्स ने कन्विक्शन रखा है कि हम इस ट्रैजेक्टरी को नहीं तोड़ेंगे। टुवर्ड्स क्लोज 1-2 स्टॉक्स को मैं मार्क करता हूँ, उसके बाद हम स्ट्रेटजीज पे आएंगे और BTS ट्रेड्स पे आएंगे। बट लुक एट लॉरस, एक बार लॉरस लेके आइएगा, लॉरस आपकी स्क्रीन पे आएगा और एक बार जरा लॉरस का OI भी रखिएगा डायरेक्टर साहब प्लीज़। इट्स 1406, आज जो है ना ये कोलैप्स हुआ, और ज़रा इसकी OI भी रखिएगा। हालांकि कोलैप्स इतना बड़ा नहीं है, मैं शायद इनफैक्ट शब्द भी गलत यूज़ कर गया मैं,
इट्स नॉट अ कोलैप्स, इट्स कॉल्ड रिट्रेसमेंट, डिसेंट रिट्रेसमेंट, कूलिंग ऑफ जिसे कहते हैं। आपकी राय क्या कहती है राजेश पालवे जी, इस कूलिंग ऑफ में फिर से लोडिंग करनी चाहिए क्या, जिसे कहते हैं ना बाय ऑन डिप्स? सर्कमस्टेंसेस आपको फेवर कर रहे हैं, डिप आपको मिल रहा है, आपका टेक क्या होगा इस पर? आई थिंक वीरेन जी इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर तो बुलिश है और स्टॉक में जरूर एक वोलेटिलिटी के चलते एक डिप आते हुए देखने को मिल रहा है। हमें लगता है यस ये डिप में ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी वापस बनते हुए दिख रही है। ऑन द डाउन साइड 1380 1370 ये इसके लिए एक अच्छे लेवल होंगे। अगर ये वहां तक रिट्रेस होता है तो वहां पे जरूर वापस इसमें बाय किया जा सकता है। ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है और हमें लगता है कि यहाँ पे जिस तरीके से पूरे सेक्टर में ही एक अच्छा मोमेंटम है, ये स्टॉक वापस अपना एक अप ट्रेंड को रिज्यूम करते हुए देखने को मिलेगा। ग्रेजुअली हमें लगता है 1440 1460 की तरफ आगे आने वाले दिन में टारगेट बनते हुए दिख सकते हैं। लॉरस लैब्स पर ये व्यू हो गया अच्छा काउंटर, लेकिन आज मुनाफा वसूली का शिकार हुआ है। डीजल पर क्लोज होने की तैयारी, लगभग 2.5% नीचे। निफ्टी लेकर आइएगा स्क्रीन पर 23 128 129 के लेवल पर हम क्लोज होने की अभी तो है टाइम, 20 मिनट मान लें, लेकिन 15 मिनट मान लीजिए। लेकिन जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हम चर्चा कर रहे थे वीरेंद्र जी, निफ्टी पर 23,100 और बैंक निफ्टी पर 54,000, वो तो हम बचा के चल रहे हैं। तो आपने कहा था गंगा नहा लीजिएगा, ऐसा तो वही कहा जाए फिर? गंगा नहा लिया हमने, अभी भी 15 मिनट बाकी है वैसे। हाँ नहा लिया। देखिए जो ऑप्शन राइटर होगा ना श्रेया, उसको तो खैर पैसा बन गया होगा, है ना। बट ये है कि मोटे तौर पे एक ऐसे दिन श्रेया आप समझिए, अच्छा निफ्टी में कितना ड्रॉप है? 237 पॉइंट का, है ना। 350 के नीचे गिफ्ट निफ्टी था। यूएस से जो हैंडओवर था उसके बाद ये हैंडओवर हमें मिला है, जिसमें हमने एक चीज़ एंड कर दी क्रूड का। स्टिल इन दैट सर्कमस्टेंसेस इट्स अ डिसेंट क्लोज। और 23,123 को याद कीजिए क्या है ये है 8 मई के गैप का लोअर एज। बट समहाउ हम 23,100 को 23,000 को सिक्योर करके ले जा रहे हैं और 23,200 को 23,300 को नहीं पार करके जा रहे हैं। और जब आप ऑप्शंस के स्टैट्स देखेंगे तो यही रेंज है श्रेया। बट अपसेट हो अगर श्रेया तो वो होगा ट्रेडर के लिए प्ले करने लायक। जरा फिर बेस वन स्क्रीन पे लिखाइएगा, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, वेदर इट्स क्रूड हेडिंग टुवर्ड्स, जो मनीषा जी कहती थी 100 102 105 110, अगर हम किसी भी सर्कमस्टेंसेस 22,966 को वायलेट करते हैं देन कोलैप्स है। तब आपको बताओ ट्रेडर इस जोन को नीचे की तरफ ट्रेड करने का मौका मिलेगा, तब आपकी वो ट्रेजेक्ट्री खुलेगी। एज ऑफ नाउ नहीं, शायद मंगलवार को आप बचा के चलें उसको। और ऊपर की तरफ याद रखिएगा, अगर हमें किसी प्रकार का ब्रेकआउट देना है ऑन एक्सपायरी डे, सबसे बड़े कॉल राइटर्स परसिस्ट करते हैं 23,300 पर, 23,200 पर, तो आपको 23,350 एंड मोर प्रिसाइसली शुक्रवार के जो लोवेस्ट क्लस्टर्स हैं उनको एटलीस्ट क्रॉस करना पड़ेगा, 23,350। निफ्टी बैंक स्टिल मैं कहूँगा इन सर्कमस्टेंसेस में अ बेटर इंडेक्स, और ये बेटर तब तक है जब तक 53,700 53,500 को होल्ड कर रहा है। ये बाय ऑन डिप्स का कंटेंडर तब तक है जब तक ये 53,800 54,000 के आसपास है। बट अ मेगा सप्लाई जोन परसिस्ट एट 54,500 और 54,400, जहां पे 20 और बड़े कॉल राइटर्स हैं। बड़े ब्रेकआउट का केस निफ्टी बैंक में तभी बनेगा जब क्रूड थोड़ा सुधरे और आप 54,500 के ऊपर ट्रेड करें। श्रेया, इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए क्लोजिंग के लिए क्या है, और हमने समझ लिया क्लोजिंग स्ट्रैटेजी। अब डीलर्स के रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं ये भी देख लेते हैं। नूपुर बताइए फिर डीलर्स के रडार पर कौन से स्टॉक्स? बिल्कुल, डीलर्स के डेस्क पे तो फिलहाल सेलिंग नज़र आ रही है और काफ़ी सारा जो सेलिंग प्रेशर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट फ्रेश सेलिंग के साथ साथ मुनाफा वसूली भी आपको नजर आएगी लार्ज कैप में। तो फिलहाल तो सेलिंग का प्रेशर यहाँ पे बना हुआ है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो अदानी ग्रुप के शेयर फिर से आज फोकस में आते हुए नजर आ रहे हैं और स्पेसिफिकली इंस्टीट्यूशनल डेस्क पर आज खरीदारी देखने को मिल रही है अदानी एनर्जी सोल्यूशन पे। ये स्टॉक आज फोकस में आते हुए नजर आ रहा है। अक्यूमुलेशन बाइंग यहाँ पर देखने को मिल रही है और डीलर्स की यही सलाह है कि यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। दूसरा स्टॉक है जहाँ पे आपको फोकस करना है, जो दूसरा स्टॉक जहाँ पे खरीदारी देखने को मिल रही है ईएमएस सेगमेंट से डिक्सन। यहाँ पे हो सकता है कोई पॉजिटिव खबर आने की जो है उम्मीद लेकर जो खरीदारी देखने को मिल रही है। डीलर्स का मानना है कि हो सकता है कुछ अनाउंसमेंट यहाँ पर आती हुई नजर आ सके। इसकी वजह से फिलहाल इंस्टीट्यूशन और एचएनआई दोनों की तरफ से यहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये सारे स्टॉक्स रहेंगे रडार पर। डीलर्स यहाँ पर कुछ स्टॉक्स में सेल की राय, वहीं जहाँ पे थोड़ी स्ट्रेंथ नज़र आ रही है डिक्सन टेक वगैरह, वहाँ पे खरीदारी की राय है।
अदानी एनर्जी सॉल्यूशन पर देखिए यहाँ पे थोड़ा प्रेशर और डिक्सेंटा के सारे स्टॉक्स रहेंगे फोकस में। अब हमारे पैनल क्या सुझा रहे हैं वो हम देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। एसटीबीटी या बीटीएसटी की शुरुआत करते हैं। पालवा जी, शुरुआत आपसे बताइए, कल के सेशन के लिए, ट्यूसडे के सेशन के लिए कौन से काउंटर? तो यहाँ पे शॉर्ट साइड का ट्रेड पसंद आ रहा है और हमें लगता है मेटल स्पेस में थोड़ा दबाव यहाँ पे बढ़ते हुए दिखा। और वेदांता में अगर हम देखें तो 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक अब फिसलते हुए दिख रहा है। वीकली चार्ट पे भी देखें तो ये सेकंड वीक है जहाँ पे स्टॉक वापस अपना फॉलोअप सेलिंग कंटिन्यू करते हुए दिख रहा है। तो वेदांता फ्यूचर पे शॉर्ट करने की सलाह है। ऑन द डाउनसाइड 298 तक की डाउनसाइड हमें लगता है इसमें आते हुए दिख सकती है। और स्टॉप लॉस जो रखना होगा करीब होगा 309 के आसपास। ओके, तो यहाँ पर वेदांता आपका शॉर्ट है। नेक्स्ट ट्रेड आपका पिक करते हैं अरुण जी से। अरुण जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी वीरेंद्र जी, बीईएल में बीटीएसटी करने की सलाह रहेगी। 409 410 का एक मजबूत सपोर्ट स्टॉक में है। साथ ही आज एक ओपन एंड लो जो भी है जो स्टॉक का है वो भी ग्रीन है। मुझे लग रहा है बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है। यहाँ से 420 422 तक के लेवल्स बीईएल में आ सकते हैं। तो बीटीएसटी ट्रेड के हिसाब से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके चलेंगे। 409 का स्टॉप लॉस रहेगा और 421 के टारगेट। डिफेंस स्पेस में चुनिंदा स्टॉक्स अगर आप देखें अच्छा कर रहे, बीईएल, हैल पे तो खबर भी आ रही थी, तो ये सारे स्टॉक्स में स्ट्रेंथ है। पारस डिफेंस हम सुबह चर्चा कर रहे थे, एस्ट्रा माइक्रो सुझाया गया था। इन सारे स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। गाबा सर, ट्यूसडे के सेशन के लिए कौन सा काउंटर देखा आपने? शॉर्ट, और शॉर्ट का है उसका एक स्लोगन था, पेटीएम करो शॉर्ट में। ट्रेड करें 1033, स्टॉप लगाएंगे 1040 का, 6.5 रुपए का स्टॉप है। डाउन साइड टू 1010 पॉसिबल, पेटीएम शॉर्ट। पेटीएम शॉर्ट। सोमिल, आपका ट्रेड? मेरा ट्रेड होगा ऑन द शॉर्ट साइड जियो फाइनेंस में एक ट्रायंगुलर पैटर्न नीचे टूटा है। आज के सेशन में अच्छा खासा प्रेशर है। लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशंस हैं। 2040 डेली मूविंग एवरेज पर रेजिस्टेंस भी लिया है। मुझे लगता है यहाँ पे अब ये एक नया मीडियम टर्म में नीचे का वेव शुरू हुआ है। शॉर्ट टर्म में मेरे टारगेट्स होंगे 217 और स्टॉप लॉस रहेगा 236। जियो फाइनेंशियल ये पिक हो गई सोमिल जी की। शिल्पा जी बताइए, आप क्या चूज करेंगी ट्यूसडे के लिए? आश्रया, मैं आरईसी के साथ आई गो एस बीटीएसटी। आई एम ऑन द लॉन्ग साइड। मुझे लगता है 337 336 अच्छा क्लस्टर है सपोर्ट का, और पोजिशनली यहाँ से 370 के भी टारगेट्स हैं। तो आरईसी मुझे अभी भी अच्छा लग रहा है। आपका कॉल इस वक्त बाय कॉल। पंकज जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेंद्र जी, बजाज होल्डिंग के फ्यूचर्स के ऊपर बिकवाली की सलाह रहेगी। डबल टॉप का जो डाउन ट्रेंड यहाँ पे विटनेस हो रहा है, स्विंग लो यहाँ पर ब्रेक होते हुए नजर आया है। 9758 9758 की रेंज में बिकवाली की सलाह रहेगी। सीवियर प्राइस डैमेज लग रहा है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। स्टॉप लॉस छोटा सा मेंटेन करना है 9820 रुपए का। निचले लेवल पर टारगेट मुझे नजर आता है 9680 9600 रुपए। ठीक है, बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बिकवाले के राय तो ज़्यादातर तो एसटीबीटी ही ट्रेड्स आए हैं। मार्केट की हालत तो खस्ता है, ऐसे में ब्रेथ क्या होगी ये देख लेते हैं। खराबी होगी ब्रेथ वीरू जी? हाँ, 250 अंक नीचे निफ्टी है। निफ्टी बैंक 400 अंक नीचे है। निफ्टी आईटी करीब 4.25 अंक नीचे है। खराब तो है श्रेया। और देखिए बस ये है कि फर्दर इंडेक्स स्लाइड नहीं हुआ, बट अगर आप थोड़ा सा मार्केट को थोड़ा सा और भेद के अंदर जाएं तो यस 128 शॉर्ट, लगभग 64 में लॉन्ग अनवाइंडिंग, और शॉर्ट कवरिंग नहीं थी। लॉन्ग्स को पिक करने का अगर आप देखें तो यहाँ पर बाजार ने जोखिम नहीं लिया। ये अपने आप में अगर आप देखें तो एक बड़ा इंडिकेटर है। सो पूरा बाजार स्केप्टिकल रहा है। ठीक है, आपको मंडे का हैंडओवर तो नेगेटिव मिल गया, बट अब जिस तरीके से चीज़ें एस्केलेट हो रही हैं, बाजार ने कोई दाव नहीं खेला टू पिक लॉन्ग, कोई शॉर्ट कवर नहीं की। सिंपली अगर आप देखें इसका मैसेज ये है, चला क्या वो पॉकेट्स जिनका कोई सरोकार नहीं है इस पूरे सेटअप से, मैक्स हेल्थ केयर, फोर्टिस हेल्थ केयर, लॉन्ग, एलकेम, टेक महिंद्रा, और क्योंकि हेजिंग एफर्ट्स एक बार फिर से बढ़ जाते हैं गोल्ड सिल्वर में, उनका स्लाइड था तो शायद इसलिए M6 बढ़ा। बाकी शॉर्ट कवरिंग पावर ग्रिड, BEL, मैनकाइंड, नेस्ले, इन्फोएज, आप फिर देखेंगे ये वो पॉकेट है जिसका अगर आप देखें बहुत स्ट्रॉन्ग सरोकार नहीं है। बट लुक एट दिस,
जी वर्नोवा कंप्लीटली अगर आप देखिए बाजार की थीम आज चेंज हो गई। मुथूट फाइनेंस गोल्ड सिल्वर में क्रैक था, सब्सटेंशियल क्रैक था। मुथूट फाइनेंस, निप्पल लाइफ, फोर्स मोटर्स, हिताची एनर्जी, इन सभी काउंटर्स में क्रैक था। और अगली स्लाइड है कि जहां पे प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए, जहां पे बाजार ने जोखिम को अगर आप देखें भापते हुए कल्याण जो कि फ्राइडे तक बहुत स्ट्रॉन्ग था, समुद्र मदरसन, टॉम्पटन, इरडा, स्विगी, इन सभी काउंटर्स में क्रैक था। तो ये था कुछ सूरत हाल। निफ्टी 23112 बहुत बड़ा फ्रैक्शन नहीं है, बहुत बड़ा डिफरेंशियल नहीं है वर्सेस डे लो, बट स्टिल आई मीन ठीक है 23,100। लेकिन कल अगर कोई शार्प ब्रेकडाउन हो गया या फिर बड़ा गैप डाउन मिला तो पुट राइटर्स जो हैं वो इमीडिएटली रिस्क में आएंगे। मैं एक स्टॉक रखना चाहूँगा आपकी स्क्रीन पे, जरा प्लीज़ देखिए आइएगा, गोदरेज प्रॉपर्टीज। पंकज, इसमें कितना बड़ा ब्रेकडाउन है और अगर ये 1650 को वायलेट कर गया पिछले, अच्छा शिल्पा जी नहीं है इस वक्त और पंकज जी भी नहीं है, राजेश जी से प्रश्न कर लेते हैं। राजेश जी, आपका टेक क्या रहेगा बिलो 1650, क्या प्रोजेक्शन है इस स्टॉक में? तो देखिए वीरेंद्र जी, स्टॉक में अगर हम देखें जो पुल बैक बना था एक मल्टीपल सप्लाई जोन से, स्टॉक ने वापस करेक्ट होना चालू किया है। और अगर इसकी वीकली सेटअप को देखें तो स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक डाउन अब करा है। तो हमें लगता है यहाँ पे 1650 के नीचे अगर और ये ब्रेक करता है यहाँ से तो इसका नेक्स्ट लोअर साइड का टारगेट बनना चाहिए करीब 1600-1590 की तरफ भी स्टॉक फिसल सकता है। स्टॉक में अगर हम देखें तो डेली चार्ट में आज 20-50 डे मूविंग एवरेज का भी ब्रेकडाउन आज स्टॉक ने किया है। तो हमें लगता है कि जब तक ये 1725 के ऊपर वापस सस्टेन नहीं होता, गोदरेज प्रॉपर्टी का स्ट्रक्चर हमें लगता है वीक साइड पे ही रहेगा और ये 1600 की तरफ फिसलते हुए दिख सकता है। काफी वीक है गोदरेज प्रॉपर्टीज, 2 बार तो पैनल ने ही सुझा दिया। बिकवाली की राय है यहाँ पर, डेज लो पे ऑलमोस्ट बंद होने की तैयारी। रियल्टी पैक पूरा काफी वीक, एक बार रखिएगा रियल्टी पैक स्क्रीन पर 1.5% 2% नीचे नजर आएगा। सीसॉ पैटर्न हमने देखा है, लगातार उतार चढ़ाव इस पूरे स्पेस में। लेकिन एक बार डिफेंस देखना चाह रही थी मैं। शुरुआत तो ठीक हुई थी, BEL 1% है, पारस ऊपरी स्तरों से बढ़त गवाई इसने। एक बार एक्सिस केट्स रखेंगे स्क्रीन पर, हालांकि ये स्टॉक की बहुत दिनों बाद चर्चा हो रही है और मैं देखना चाह रही थी कि कैसे इस काउंटर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। एक्सिस कैट्स टेक्नोलॉजीज, हाँ ये वाला काउंटर, और 6 महीने में 42% से ज़्यादा के रिटर्न। एक बार 6 महीने का चार्ट रखिएगा स्क्रीन पर, 40% से ज़्यादा के रिटर्न्स मिले हैं इस पर्टिकुलर काउंटर में। अरुण जी, इसका चार्ट आप देखिए 1840 के लेवल पर, कैसा लगता है? लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से व्यू बनेगा 1 साल के, या फिर शॉर्ट टर्म के लिहाज से भी प्ले कर सकते हैं इसको? श्रेया जी, वैसे स्टॉक देखते हैं तो काफी वोलेटाइल है। अगर आप 3 या 4 दिन पहले जाते हैं तो 3 लोअर सर्किट स्टॉक में लगे थे, वापस मोमेंटम ऊपर की तरफ बना है। तो श्रेया जी, फ्रेश खरीदारी की सलाह ऐसे स्टॉक में रहेगी नहीं, पर जिनके पास है उनके लिए स्टॉप लॉस जरूर लगाएं 1790 के नीचे। 1790 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। अगर मोमेंटम बनता है तो 1910 1930 तक ये स्टॉक जा सकता है, जहां पे 20 डे मूविंग एवरेज स्टॉक का नजर आ रहा है। तो ओवरऑल शेयर जी बाई करने की सलाह नहीं है। जिनके पास है उनके लिए टारगेट 1920 का रहेगा। 1760 से 1780 के आसपास एक सपोर्ट स्टॉक में बना। एक्सिकेट आपकी स्क्रीन पे 1843 पे। चलिए अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। क्लोजिंग समरी एक बार देख लेते हैं और एक बार जरा मैं आज आपको थोड़ा सा मैंने ब्रेथ दिखाई थी, मैं जरा OI पैटर्न भी दिखाता हूँ। सेक्टर्स पे क्या इम्पैक्ट रहा आज के इस फॉल को, यूएस के फॉल को, यील्ड्स के बढ़ने के क्रम को बाजार ने कैसे ट्रीट किया। आज फार्मा कुछ हद तक, देखिए मैंने आपको लॉन्ग्स दिखाए थे ना, लॉन्ग्स और शॉर्ट कवर ना के बराबर थे। फार्मा ने कुछ रेजिलियंस दिखाई, इसके सिवा कुछ नहीं था बाजार में, इसके सिवा कुछ नहीं था। फार्मा, हेल्थ केयर, द बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप आज जिस स्पेस में हुआ था वो था मेटल्स। सेकेंड कंसेक्यूटिव सेशन एक सिवियर प्राइस डैमेज था। मेटल्स, फाइनेंस, रियल्टी, ऑटोमोबाइल्स, न्यू एज स्टॉक्स, पावर, कैपिटल गुड्स और केमिकल, ये 7 ऐसी थीम थी जिन्होंने सबसे स्ट्रॉन्ग वाई खोया। टेक्सटाइल वॉज फ्लैट इनफ, टेक्नोलॉजी भी फ्लैट था, बट सबसे बड़ा प्राइस डैमेज हुआ था मेटल्स पे। एक बार निफ्टी मेटल इंडेक्स लेके आइएगा, एक बार निफ्टी मेटल इंडेक्स लेके आइएगा। देखिए निफ्टी मेटल इंडेक्स अब से 1 महीने पहले भी आप ये समझिएगा कि इसने अपना ऑल टाइम हाई छुआ था और एट 12853 एक ज़माने मतलब अप्रैल के बाद, अप्रैल 1 वीक के बाद फर्स्ट टाइम दैट निफ्टी मेटल इतना स्लाइड कर रहा है और ये प्राइस 12855 इज एग्जैक्टली 50 डे फॉर निफ्टी मेटल। श्रेया, निफ्टी मेटल सबसे ज़्यादा डेंट इसी में पड़ा, लगभग 2.5-3% का डेन यहाँ पर। निफ्टी मेटल डेज लो पर क्लोज होने की तैयारी। 100 डेज हो गए वेस्ट एशिया
कॉन्फ्लिक्ट को, वेस्ट एशिया वॉर को, और करीब करीब 4.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप साफ हो चुका है मार्केट से। तो काफ़ी प्रेशर में, और वॉर की वजह से जिस तरीके से ब्रेंट बढ़ता है, रुपए में कमज़ोरी आती है, वो एक डेडली कॉम्बिनेशन जो मार्केट पर असर डालता है। लेकिन कुछ काउंटर्स रहे जो इस खराब मार्केट में भी साथ निभाया, और लगातार सुबह से उसकी चर्चा हुई है, चाहे वो फार्मा स्पेस से चुनिंदा स्टॉक्स बात कर लें, चाहे हेल्थ केयर स्पेस से बात कर लें। और कुछ काउंटर्स देख लेते हैं जो डेज हाई पर, इस खराब मार्केट पे डेज हाई पर बंद हो रहे हैं। मैक्स हेल्थ केयर ऑलमोस्ट डेज हाई पर, भारतीय एयरटेल ने कोशिश की, डेज हाई पर नहीं है लेकिन इन ग्रीन क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। कोटक महिंद्रा फ्लैट क्लोज होने की तैयारी, इन ग्रीन कहीं ना कहीं ये आता हुआ। टेक महिंद्रा रखिएगा एक बार स्क्रीन पर, टेक महिंद्रा 1% की तेजी के साथ, जिस तरीके से मार्केट था, आईटी ने बिहेव किया, टेक महिंद्रा यहाँ पर इस पर्टिकुलर काउंटर ने ठीक ठाक क्लोजिंग दिखाई है। बीएल की अरुण जी जिक्र कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, यहाँ पर अच्छी क्लोजिंग। और फार्मा स्पेस की तो सारे स्टॉक्स अगर आप देखें, सन फार्मा, सिप्ला, सभी में ठीक ठाक क्लोजिंग हो रही है। एसबीआई भी ऑलमोस्ट इन ग्रीन होने की, इन ग्रीन क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ। पावर ग्रिड भी एक बार लास्ट रख दीजिएगा स्क्रीन पर, यहाँ पर भी खराब मार्केट में ठीक ठाक स्ट्रेंथ थी, 1.5% के करीब यहाँ पर तेजी, और ये ऑलमोस्ट डेज हाई के आसपास क्लोज होने की तैयारी। अब सीधे क्लोजिंग की तरफ चलते हैं, बिग वॉल पे समझते हैं कि मंडे की सेशन की क्लोजिंग कैसे रही। ओवर टू यू वीरेंद्र जी। कुल मिला के श्रेया जाते जाते वही आ गया जहां से करी थी इनमें सेशन की शुरुआत। इट्स 23100, नॉट एग्जैक्टली दैट, बट हाँ 40 अंकों पर। और निफ्टी बैंक 54, क्लोज उतना अच्छा नहीं है। क्लोज आप एक रिस्क ट्रेजेक्ट्री, रिस्क जोन से उतना अगर आप देखें बड़ा नहीं दे पा रहे हैं। सिंपली बाजार कोई कन्विक्शन कैरी नहीं कर रहा। हमने कुछ देर पहले जो ब्रेथ देखी वो ऐसी कह रही थी। मिड कैप, स्मॉल कैप सब बैकफुट पे थे, डिसाइसिवली बैकफुट पे थे, 0.2%। मिड कैप 2% अगर आप देखें तो करीब करीब। स्मॉल कैप इंडेक्स, निफ्टी बैंक क्रैक हुआ, निफ्टी आईटी क्रैक हुआ, और एडवांस डिक्लाइन रेशो, हालांकि सुबह ये डिक्लाइंस थे 310, नाउ 610, फार बेटर बट स्टिल वीक। सेक्टर इंडिसेस लेके आइए, आपको एक भी सेक्टर डिसाइसिवली आज ग्रीन में नजर नहीं आएगा। ओनली फ्यू हॉस्पिटल स्टॉक्स जो कि अच्छा कर रहे थे। अदर दैन दैट इंडिया विक्स आज 8% बढ़ी, और एक ट्रेजेक्ट्री होती है इंडिया विक्स की, दैट्स कॉल्ड 1660, उसके ऊपर आज आप क्लोज हो रहे हैं। दैट्स अ केस ऑफ ब्रेकआउट इन इंडिया विक्स। बाकी अगर आप देखें एनर्जी, कैपिटल गुड्स, ऑयल एंड गैस, रियल्टी, फार्मा, मेटल्स, आईटी, ऑटो, डिफेंस, कैपिटल मार्केट, पीएसयू बैंक, फाइनेंशियल सब बैंक सभी बैकफुट पे रहे। और जरा एक बार निफ्टी का वो ग्रिड लिखा आइए जिसे सुबह देखकर एक बार मैं खुद चौंक गया था। 50 के 50, 50 के 50 लाल निशान में, और आपकी स्क्रीन पे अभी ग्रिड आएगा। आज सुबह तो मैं एक बार के लिए देख के चौंक गया था, बस मैक्स हेल्थ केयर ने फिर भी जान बचा ली। बाकी पावर ग्रिड, भारतीय एयरटेल, टेक महिंद्रा, इन सभी काउंटर्स में बीएल, नेस्ले, अपोलो हॉस्पिटल, सन फार्मा, एसबीआई, कोटक महिंद्रा बैंक। नाइस टू सी एसबीआई, आई मीन पीएसयूज का लीडर अच्छा करता हुआ। कोटक महिंद्रा बैंक ठीक ठाक कर रहा है, लेकिन बाजार के पास कन्विक्शन टुवर्ड्स क्लोज थोड़ा कम नजर आया। मार्केट्स निफ्टी करीब करीब 23,103 पर, 262 अंक नीचे। निफ्टी बैंक करीब करीब 54,003 पर। तो जाते जाते 100 का आंकड़ा 54,000 का बच गया, निफ्टी पर 23,100 का बच गया। बस एक रीत पूरी हो गई। मेरे ख्याल से क्लोज आएगा 23,130 के आसपास, 20 के आसपास। इट्स स्टिल बेटर जो हमें सुबह मिला था, उसके बाद जिस तरीके से क्रूड बड़ा श्रेया ठीक था, बट आज रात क्रिटिकल है, क्योंकि हमें अपने साथ श्रेया एक एक्सपायरी का ना सेटअप कैरी कर रहे हैं, एक सेटअप कैरी कर रहे हैं। अगर सुबह बहुत कुछ बदल गया तो वो सेटअप कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, और जब सेटअप चेंज होता है तो दिशा में वो प्रभाव जो होता है ना वो बढ़ जाता है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, सद्बुद्धि दे सबको भगवान, आज शांत गुजर जाए। क्रॉस्ड। मंगलवार का दिन होगा, एक्सपायरी का दिन होगा, और आज का देखना पड़ेगा यूएस सेशन कैसे रहता है। तो फिलहाल मार्केट की क्लोजिंग ओकेश रही है। अब मंगलवार को देखते हैं, फिर से हाजिर होंगे आपके सामने सारे क्यूज समीकरण लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार। नमस्कार।